Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to do the most important part of this CCA rules, that is rule number 10, suspension. बहुत ज़्यादा important, बहुत सारे questions जो इससे पूछे जाते हैं, and that's the reason why we have made this a separate video onto this. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार रूल पढ़ लेते हैं इसका क्या है, और उसके बाद भी कुछ है इसके अंदर जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन दिस. तो बोलते हैं द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी टू विच इट इज सबॉर्डिनेट or the disciplinary authority or any other authority empowered in this behalf by president by general or special order may place a government servant under suspension. कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या कोई भी अथॉरिटी टू विच इट इज सबॉर्डिनेट, जिनसे वो विच इट इज सबॉर्डिनेट, या फिर जो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना उसके भी ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके नीचे ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी आती है. ठीक है, और द डिसिप्लिन अथॉरिटी कोई भी ऐसी है. ठीक है, और एनी अदर अथॉरिटी जो भी प्रेसिडेंट ने एम्पावर की है अपने तरफ से, वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में कर सकती है. पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो ए बी है ना, आप अप टू यहाँ तक ये जो ये दिख रहा है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, क्वेश्चन नंबर 63 है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा. तो किन किन केसेस में कर सकते हैं, इसमें एक और थोड़ा वेग सा वो भी दे रखा है इसके अंदर ऑप्शन. तो याद कर लिए किस किस केस में कर सकते हैं. वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्टेड पेंडिंग, जहाँ पर भी डिसिप्लिन उनके खिलाफ सोचा जा रहा है या फिर पेंडिंग है, तब वहां पर. ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. दूसरा बोलता है ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी दैट ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन द प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जहां पर ऐसा ओपिनियन है, अथॉरिटी का ऐसा ओपिनियन है कि ये जो है he is engaged, that government servant is engaged himself in the activities prejudicial to the interest of the security of the state. ये जहां पर भी आता है वो तो सस्पेंशन होने ही होना है 100%. थर्ड बोलता है अंडर केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जहां पर उनको लगता है कोई भी केस जो है अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस का जो केस है अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल जो है चल रहा है. प्रोवाइडेड दैट, इसके अलावा एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बाय सीएजी in regard to a member of Indian Audit or Account Service and in regard to Assistant Accountant General or equivalent, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority. देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट इन अ केस, मतलब जो अगर सीएजी करता तो एक अलग बात है, इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जिनका अगर जो है इन रिगार्ड टू मेंबर ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस का या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल हो गए या फिर उनकी इक्विवेलेंट में, जैसे कि कोई भी सर्विस पे आते हैं, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लोअर वाले ने किया है तो इस केस में सच अथॉरिटी शेल फोर्थविथ, मतलब इमीडिएटली रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो उनको रिपोर्ट करेगी द सर्कमस्टेंस इन विच द ऑर्डर वाज बंड, कि वो सर्कमस्टेंस थे जिनकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा. ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे की अथॉरिटी अगर कोई भी करती है, तो इन द केस ऑफ जो ये अकाउंट सर्विसेज है, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल है या फिर आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इन केस में. ठीक है, अगर सीएजी करता तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी करता तो उनको बताना पड़ेगा उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि ये सर्कमस्टेंस थे जिनकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है आपका. रूल नंबर 2 पर पहुंचते हैं, बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ बाय एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, जैसे ही डेट ऑफ डिटेंशन, मतलब आप कारागार में चले गए. ठीक है, रिटेन इन कस्टडी में अगर आप चले गए, कोई भी क्रिमिनल चार्ज या फिर अदरवाइज अगर आपने वहां पर 48 आवर्स से ज्यादा बिता लिए, दैट मीन्स यू आर डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा आपको. विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, या फिर आप कन्विक्ट हो गए किसी में, आपको मतलब इस तरीके से आपको पाया गया, कन्विक्ट मतलब मुजरिम साबित जहाँ होते हैं आप. ठीक है, कन्विक्ट हो गए इन द इवेंट ऑफ एन कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, इफ इस अगर उस कन्विक्शन में उस मतलब जब आपके ऊपर कोई केस चलाया गया और उसमें आपको इफ यू आर सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, अगर वहां पर आपको एक्सीडिंग 48 आवर्स की कोई भी पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, तो आप एंड इज नॉट फोर्स डिसमिस और रिमूव कंपल्सरी, तो आप जो है वहां पर जो है जैसे ही सजा मिलती है 48 आवर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली डिसमिस हो गए, रिमूव हो गए, कंपल्सरी रिटायर हो गए. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब भी अगर मान लीजिए कोई कोर्ट अगर आपको कोई सजा सुनाती है, तो वो तो कोर्ट ने सुनाई है, डिसिप्लिन अथॉरिटी यहाँ पर अलग से सुनाएगी. ठीक है, आप ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे कि ऑटोमेटिकली डिसमिस हो गए आप, नहीं, ऐसे सर्विस से डिसमिस नहीं होंगे. उसके लिए आपको जो है सर्विस में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रसाद अलग से मिलेगा. ठीक है, देन वी हैव एक्सप्लेनेशन क्या है इसका. द पीरियड ऑफ 48 आवर्स रेफर्ड टू इन द क्लोज बी, जो यहाँ पर ऊपर बता रहा है जिसमें आप कन्विक्शन की बात हो रही है, shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent. ठीक है, ये कब से होगा, मतलब जैसे वहां से कोई कन्विक्शन जो है स्टार्ट हुआ है तब से नहीं, कन्विक्शन मतलब कि कोई केस लगा है तब से नहीं, जब तक वो उनके उनके वो मतलब पूरा जो है केस आपके अगेंस्ट चल ना जाए, उसमें आपको इम्प्रिजन मिल ना जाए, तो इसके लिए. ठीक है,
और अगर मान लीजिए आपको इम्प्रिजमेंट थोड़ा थोड़ा करके दिया, मान लीजिए कई बार 12 घंटे की इम्प्रिजमेंट हो गई, कई बार 10 घंटे की हो गई, तो सब कुछ काउंट किया जाएगा एक ही में, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें 48 आवर्स के लिए काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसके अलावा द पीरियड ऑफ 48 आवर्स रेफर टू इन क्लोज बी टू द सर्विस शैल बी कंप्लीटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट आफ्टर द कन्विक्शन एंड फॉर दिस पर्पस इंटरमीडिएट पीरियड जो है वो भी आपका माना जाएगा। फिर पेनल्टी, रूल नंबर 3 पर आते हैं अभी हम, ठीक है। जहां पर एक पेनल्टी जो है डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज अपॉन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, को भी अंडर सस्पेंशन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन अथॉरिटी ने चलाया कि भाई इसको जो है डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट देंगे। तो उसका मतलब क्या है, ये तीनों ही कौन सी आपकी मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। मेजर पेनल्टी 5 होती है, माइनर पेनल्टी 4 होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रखा है इसके अंदर। इस सेट असाइड, अगर मान लीजिए उनको सेट असाइड कर दिया, किसमें, किसी भी अपील में, जब आप ये कर रहे हैं तो अपील भी तो कर सकते हैं ना, अपीलिंग अथॉरिटी भी होती है आपके पास, या फिर रिव्यू के अंदर कर दिया अंडर दीज रूल्स एज द केस इज रिमिटेड, या फिर जो है केस को रिमिट कर दिया, मतलब वापस भेज दिया किसके लिए, भाई फर्दर इंक्वायरी करें, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो भी आपकी अथॉरिटी है, ही हैज द पावर टू रिमिट द केस। वो जब इंक्वायरी अथॉरिटी उनके पास कोई केस लेके आया, इंक्वायरी अथॉरिटी बोलते नहीं नहीं, यू जस्ट गो एंड चेक इट अगेन, तो वो जो है उनको वापस से रिमिट कर सकते हैं केस को। तो अगर मान लीजिए उस केस में रिमिट करते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन और विद एनी अदर डायरेक्शन, द ऑर्डर ऑफ हिज सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंटिन्यूड फोर्स। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, ऐसा करते हैं जहां पर आपको रिमिट कर देते हैं या फिर जो है सेट असाइड कर दिया, देखिए अपील में भी सेट असाइड करने पर भी आप यू आर स्टिल अंडर सस्पेंशन। ऐसा नहीं है कि आपको सेट असाइड कर दिया तो बस हो गया, नो। अपील में दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ, हालांकि इसके अंदर आगे कंडीशंस हैं वो पढ़नी पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आता है अगर मान लीजिए किसी भी पेनल्टी जो है आपका डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इज इम्पोज्ड अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सस्पेंशन, और वो सेट असाइड की जाती है इन अपील या फिर रिव्यू में, या फिर उनको रिमिट कर दिया फॉर फर्दर इंक्वायरी, तो द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी डीम टू हैव बीन कंटिन्यूड इन फोर्स, वो स्टिल कंटिन्यू माना जाएगा। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी पेनल्टी चल रही है डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की, अगर उनके ऊपर जो है अपील, रिव्यू या फिर रिमिट कर दिया जाता है, तो उस केस में भी यू आर स्टिल अंडर सस्पेंशन, डीम सस्पेंशन माना जाएगा ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, किस डेट से, जब से आपका पहले चल रहा है तब से, शैल रिमूव अंटिल फर्दर ऑर्डर, जब तक आपको ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ये आपको कोई ऑर्डर ना निकाल दे, जब तक कोई ऑर्डर ना दे दे, कोई रिव्यू कोई ऑर्डर ना दे दे, कोई रिमिट जिसने किया डिसिप्लिन अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर ना निकाल दे, जब तक आपको ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं, जब तक आप जो है यू विल बी स्टिल अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला पॉइंट बात करते हैं, वेयर पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट सेट असाइड और डिक्लेयर्ड और रेंडर्ड वॉइड इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन ऑफ कोर्ट बाय लॉ, ओके। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे इज सेट असाइड इन अपील, अगर अपील में होती है या फिर रिव्यू में होती है या फिर रिमिट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक और इन्होंने बात किया यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ आपकी डिसमिसल, आपकी रिमूवल और आपकी कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है, ये दोनों आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये पॉइंट्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये आया है आपका 2015 के अंदर ही आया हुआ है, याद रखिएगा। वैसे तो हम इसको दोबारा करेंगे एक बार उन क्वेश्चंस को, बट एक बार ये पढ़ना जरूरी है यहाँ पर ना, ठीक है। तो बोलते हैं जहाँ पर वेयर पेनल्टी इज डिसमिस, जो है पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सेट असाइड बाय रेंडर्ड वॉइड जो है कर दिया बाय कोर्ट ऑफ लॉ एंड डिसाइडेड होल्डर, अगर मान लीजिए कोर्ट ने कर दिया, लेकिन कोर्ट के करने के बाद भी डिसिप्लिन अथॉरिटी जो कहती है नहीं नहीं फर्दर इंक्वायरी कीजिए, ठीक है, ऑन द एलिगेशंस ऑन विच द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल was originally imposed the government shall deem to have been under तो तब भी अगर कोर्ट ने कर दिया तब भी, और अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी बोलती है नहीं, कंसिडर करती है सर्कमस्टेंसेज को और बोलती है नहीं गो एंड फर्दर इंक्वायरी आप इसमें कीजिए, तब भी जो पर्सन है ही विल बी स्टिल अंडर डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर से माने जाएंगे एंड शेल कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स प्रोवाइडेड दैट, इसके अंदर एक कंडीशन है दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड अनलेस इट इज टू मीट द सिचुएशन विद द कोर्ट हैज, अगर वहां पर किसी भी कोर्ट ने, अगर कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, उस केस में ही आप सिर्फ फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड, ठीक है। ऐसा मतलब फर्दर इंक्वायरी आप नहीं करेंगे अनलेस इट इज इंटेंडेड टू मीट अ सिचुएशन, जहां पर आप ऐसी सिचुएशन को ना मीट करें, वहां पर द कोर्ट हैज पास एन ऑर्डर प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड अनलेस इट इज इंटेंडेड टू मीट अ सिचुएशन। तो आपको कोई भी, आपको इस तरीके से कोई भी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहाँ पर जो कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कर दिया गया विदाउट गोइंग टू द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। तो अब जब तक अगर मान लीजिए ये कहने का चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी जो इंक्वायरी है नो सच
नो सच प्रोवाइडेड दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड, आपको नहीं करनी है अगर कोर्ट ने जो वो है, अनलेस जब तक कि कोर्ट कोर्ट ने अगर मान लीजिए वो जो ऑर्डर निकाला है वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे निकाला है ना, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है, बस ये कंडीशन है कि अगर कोर्ट ने उसको सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे अगर उनको सेट असाइड किया है तो आप जो है इसको फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ने पूरा गोइंग इनटू मेरिट्स और एकदम पूरा स्क्रूटनी करके किया है, तब आपको ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब दोबारा से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर नहीं देने हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपका फिर फिफ्थ वाला पॉइंट आता है आपके पास, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सब रूल 7। सब रूल 7 क्या कहता है आपका? सब रूल 7, ओके, सब रूल 7 जो आगे दे रखा है, बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन सब रूल 7, एनी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज मॉडिफाइड, रिवोक्ड और अनअथराइज्ड बाय कमिटी। हाँ, कोई भी जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है दैट विल कंटिन्यू जब तक कि जो भी अथॉरिटी इसको कंपेटेंट नहीं है उसको मॉडिफाई करने के लिए, रिवोक करने के लिए, जब तक इसको नहीं करेगी ऐसा, जब तक वो ऐसे के ऐसे सस्पेंड जो सस्पेंशन का ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज सस्पेंडेड और डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड, दोनों के डीम्ड कब होता है? जब वो 40 डिटेंशन में चला था 48 आवर्स में से ज़्यादा, तो डीम्ड सस्पेंशन मानी जाती है उस केस में। तो जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सस्पेंड होता है या फिर डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड अंडर वेदर इन कनेक्शन विद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और अदरवाइज एनी अदर अप्लीकेशन इज कमेंस्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंड किया था, ठीक है, और डीम सस्पेंड मान लिया, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सस्पेंड कर दिया या फिर किसी और अलग अलग तरीके से, और तभी की तभी एंड एनी अदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, और तभी की तभी दूसरी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ दैट सस्पेंड, वो सस्पेंड है अभी हालांकि, उसके अगेंस्ट में एक केस चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा उभर के आया कि कुछ दूसरा केस कुछ उभर के आ गया। ठीक है, तो वो वाले अब दूसरी जो है इन केस के अगेंस्ट में जो है सस्पेंशन डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो अथॉरिटी कमिंग टू प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट द गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू सस्पेंड। हाँ, तो वो जो है जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी है वो अपनी तरफ से राइटिंग में ऐसे डायरेक्ट करेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को कि जब तक ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है खत्म नहीं होती, यू विल बी अंडर सस्पेंशन। ठीक है, तो मतलब जब तक सारी की सारी खत्म नहीं होंगी तब तक वो जो पर्सन है वो ही विल बी अंडर सस्पेंशन। आता है सी पार्ट आपका, दैट इज एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल मे एट एनी टाइम बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी व्हिच मेड और डीम टू हैव बीन मेड द ऑर्डर अथॉरिटी टू व्हिच ऑर्डर। हाँ, जब भी जिस भी अथॉरिटी ने ऑर्डर बनाया है, अगर मान लीजिए वो अथॉरिटी खुद सबॉर्डिनेट है, उससे नीचे है, तो जो भी अथॉरिटी इससे ऊपर वाली अथॉरिटी को उसको रिवोक करना चाहती है या उसको मॉडिफाई करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड by the authority which is competent to modify or revoke the suspension before you have 90 from the effective date of suspension on the recommendation of a review committee considered for the purpose and pass order either extending or revoking suspension। देखिए, कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है जो बना गया है और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल, इसको रिव्यू करना है आपको। ठीक है, शैल बी रिव्यूड, वो रिव्यू किया जा सकता है सस्पेंशन का बाय द अथॉरिटी विच इज कंपेटेंट टू मॉडिफाई, जो भी उसको मॉडिफाई या रिवोक करने की पावर है जिनके पास, उनके द्वारा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, मतलब 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो रिव्यू करना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ रिव्यू कमिटी। एक रिव्यू कमिटी बैठेगी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ पास ऑर्डर इधर एक्सटेंड, वो बताएगी आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्सटेंड करना है और या फिर रिवोक करना है सस्पेंशन। तो मतलब जैसे ही सस्पेंशन होता है विद इन 90 डेज के अंदर अंदर जो इसके अंदर भी पावर है रिवोक करने की, मॉडिफाई करने की, वो अथॉरिटी जो है रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग या तो जो सस्पेंशन उसको एक्सटेंड करेगी या फिर उसको रिवोक करेगी। सब्सिक्वेंट रिव्यू शैल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ दी, और जो आगे आने वाले जो रिव्यूज है, जैसे मान लिया आपने जो 90 डेज के अंदर कर लिया, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट रिव्यूज जो है शैल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो जो अगला जो आपने पीरियड को एक्सटेंड भी तो करोगे ना आप, आपने कहा कि भाई ठीक है अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप मान लिया मॉडिफाई किया, आपने बोला ठीक है इस डेट से लेना कि हम इसको 2 महीने और बढ़ा रहे हैं, तो जब तक वो एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन जो है शैल नॉट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट रिव्यू जो शैल बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द, जो पहले वाले जो एक्सटेंडेड डेट है सस्पेंशन की, वहां से पहले पहले आपको दोबारा से रिव्यू करना है। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन जो है शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट अ टाइम, मतलब 180 डेज से जो है ज़्यादा एक बार में आप नहीं सस्पेंशन को एक्सटेंड कर सकते। इनकी शुरू में 90 डेज के अंदर आपको रिव्यू करना है, और जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 180 डेज के अंदर तक ही आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, आपको रिव्यू करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और 180 डेज क्या है आपका, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 180 डेज। ठीक है, बात करते हैं रूल नंबर 7 पर, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड
or deemed to have been made under sub rule 1 or 2 of this rule shall not be valid after a period of 90 days. ठीक है, कोई भी एक सस्पेंशन का है, डीम्ड सस्पेंशन है, वो वैलिड नहीं रहेगा आफ्टर आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज अनलेस इट इज एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू. ठीक है, और फॉर अ फर्दर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. ठीक है, फॉर अ फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. ठीक है, चलिए आगे. प्रोवाइडेड दैट नो सच रिव्यू और सस्पेंशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन. जहां पर होता है तो वहां पर क्या है, रिव्यू वहां पर जरूरी नहीं है. ठीक है, जहां पर डीम्ड सस्पेंशन होता है, मतलब जैसे डिटेंशन में है कोई भी पर्सन, तो डिटेन इन कस्टडी, जब वहां से वो पर्सन जब रिलीज होता है फ्रॉम डिटेंशन, और जिस भी डेट को वो जो है अपनी ऑफिस के अंदर इंटीमेट करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को. ठीक है, जिस भी डेट को वो बताएंगे ना कि हाँ जी हम छूट गए हैं वहां से इस तरीके से जेल से, उस दिन के बाद 90 डेज कवर माने जाएंगे वो रिव्यू करने के लिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 90 डेज से जो है आप डिटेंशन में हो और आके अपने 91 डे पे वगैरह हम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपने तो मेरा सस्पेंशन का कुछ ऑर्डर चलाया ही नहीं. ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन था, अब आपने रिव्यू नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है. जब तक आप कस्टडी में होते हैं यू आर डीम्ड सस्पेंडेड माने जाते हो, और उसके बाद भी वहाँ छूटने के बाद जब तक आप ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, वो उस डेट इन्फॉर्म करने के बाद 90 डेज शुरू होते हैं आपके रिव्यूइंग के. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रूल नंबर जो है 9 है, सॉरी रूल नंबर 10 एक्चुअली. रूल नंबर 10 है हमारा सस्पेंशन का. ठीक है, एक्सक्यूज मी. तो ये रूल नंबर जो 10 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रूल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये रूल जो है अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होता. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द डाइजेस्ट. मतलब जो एक सस्पेंशन की डाइजेस्ट दे रखी है वो चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब किसी के लिए भी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सस्पेंशन का एग्जैक्टली पूरा केस है क्या. एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं इसको पढ़ के. आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस. ठीक है, एंड दोज हु डोंट वांट टू रीड दे कैन लिसन टू मी. ओके, लाइक है क्या, देखिए मीनिंग और पर्पस क्या है इसका, सस्पेंशन का मतलब क्या है. दैट मीन्स एक्शन ऑफ डिबारिंग बेसिकली समवन फ्रॉम अ फंक्शन ऑफ प्रिविलेज, टेम्पररी डिप्राइवेशन ऑफ वंस ऑफिस और पोजीशन. जैसे आपको टेम्पररी जो है डिप्राइव कर दिया एक ऑफिस से या पोजीशन से. ठीक है, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है. ऑब्वियसली जब आपके ऑफिस ले तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जहाँ पर जो आपका डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स जो है started against him and pending such an inquiry can be suspended as a first step even before any charge of freedom frame against. देखिए, सस्पेंशन जो है ना एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है जहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको बेसिकली टेम्परली जो है उनको आउट रखा जाता है जस्ट बिकॉज उनके पास उनके अगेंस्ट जो है कुछ पेंडिंग फाइनल एक्शन जो है फाइनल एक्शन पेंडिंग है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इनडिसिप्लिन का काम किया है, कुछ डेलिंक्वेंसी, कुछ मिसडिमिनर. When allegations of serious nature are received against a government servant, it is to initiate inquiries to such allegation. Discipline must be considered to have been started against him. So, and pending such an inquiry, the officer concerned can be suspended as the first step even before charge. जब कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई इस गवर्नमेंट सर्वेंट के अंडर जब भी इनिशिएट इंक्वायरी होती है इनटू सच एलिगेशंस, लाइक जहाँ पर कहाँ पर सीरियस अगर नेचर की कोई भी सीरियस नेचर का है कोई भी काम, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई ऐसा सीरियस नेचर का कोई भी काम कर देते हैं, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट इट इज डिसाइडेड टू इनिशिएट इंक्वायरीज इनटू सच एलिगेशन. तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है मस्ट बी कंसीडर्ड टू हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट हिम एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी द ऑफिसर कंसर्न कैन बी सस्पेंडेड. उसको जब है वो तब तक उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग है, तब भी जो ऑफिसर कंसर्न है कैन बी सस्पेंडेड एज अ फर्स्ट स्टेप. मतलब उसको जब भी सीरियस नेचर की कोई भी चीज़ होती है तो कंसर्न जो भी ऑफिसर है, ऑफिसर कंसर्न, ही कैन बी सस्पेंडेड as a first step. He can be suspended as a first step even before any charges are framed. चार्जेस उसके अगेंस्ट नहीं है लेकिन उसको आप तब भी जो है सस्पेंड कर सकते हो. पहली चीज़ सस्पेंशन जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सीरियस क्राइम होता है ना, या फिर जब लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ है जहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है इनके अगेंस्ट कुछ मेजर पेनल्टी या ऐसा कुछ काम कर दिया इन्होंने, जैसे अगेंस्ट द स्टेट काम कर दिया, कोई करप्शन का काम कर दिया, तो उस केस में कि आप सीधे सीधे उनको आप अंडर सस्पेंशन कर दीजिए. ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप. अभी तो उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस वगैरह फ्रेम नहीं हुए हैं, तब भी आप उनको ऐसा कर सकते हो. सस्पेंशन पेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. अब बोलते हैं ये क्या है, सस्पेंशन जो है दैट इज पेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, दैट्स अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग एंड विद द हैम्परिंग एंड द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड टेम्परिंग विद मेटल एविडेंस ओरल डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है, बेसिकली एक टूल है डिसिप्लिन अथॉरिटी के पास जहाँ पर जिनके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी पेंडिंग होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक सेफ गार्ड है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है, कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर हैम्परिंग कर सकते हैं विद द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड टेम्परिंग कर सकते हैं विद मटेरियल एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, सो इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मोरल टर्पिट्यूड इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू अलाउ द पर्सन कंसर्न टू वर्क एज अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है,
जहाँ पर जो अगर कोई भी केस आता है जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही है, जहाँ पर मोरल टर्पिडिटी की बात आती है, तो इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू अलाउ द पर्सन कंसर्न टू वर्क राइट एज ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में सीधा सीधा आप उनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन जो है एक तरीके से एक ऑर्डर जो किया जाता है दैट इज बेसिकली वर्क एज एन डेटरेंट, ये दिखाने के लिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन जो है गवर्नमेंट जो है बिल्कुल एकदम डिटरमाइन है टू रूट आउट द करप्शन और अदर अदर ग्रेव मिसकंडक्ट। ठीक है, चलिए। इंसिडेंटली सस्पेंशन प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इनफ टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, इसके साथ साथ जो है सस्पेंशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को इनफ टाइम देता है टू प्रिपेयर हिमसेल्फ एडिक्वेटली फॉर द इंक्वायरी एंड टू क्लियर हिमसेल्फ ऑफ द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम। एक तरह से उसको टाइम तो मिलता ही है। ठीक है, तो इफेक्ट की बात करते हैं हम। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट पुट एन एंड टू हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। कोई भी एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है अगर कोई किसी किसी पर्सन को एक सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जाता है, दैट डज नॉट पुट एन एंड टू हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है ये। ठीक है, कि ये जो चीज़ है ये आपको ऐसा नहीं है कि आपका जो कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ खत्म हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। इट डज नॉट पुट एन एंड टू हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस लॉ इज सेटल्ड ऑन द पॉइंट दैट सस्पेंशन जो है पेंडिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सस्पेंशन है ना आपका, दैट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज नॉट अ पनिशमेंट एंड डज नॉट अमाउंट टू रिड्यूस इन रैंक इन द सेंस द टर्म इज यूज्ड इन आर्टिकल 311। ठीक है, इसका मतलब सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपको रैंक वगैरह में रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आर्टिकल 311 में दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे सस्पेंशन क्या पनिशमेंट है, सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। पनिशमेंट तो वो पेनल्टी, मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी है। यही क्वेश्चन करके कंफ्यूज किया गया था कि इज सस्पेंशन पनिशमेंट। सबको लगता है सस्पेंशन यार पनिशमेंट तो है ही। नो, इट इज नॉट अ पनिशमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। दो, सस्पेंशन इज इटसेल्फ इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी बट इट डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट हार्डशिप। करती है वो एक अलग चीज है, बट इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी। ओके, सस्पेंशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट हार्डशिप ऑब्वियसली, नॉट बीइंग अलाउड टू परफॉर्म लेजिटिमेट ड्यूटीज एंड अर्न हिज सैलरी, इज जो पे है दैट इज रिड्यूस रेट पे कर दी जाती है। ठीक है, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव पे बोलते हैं उसको। ठीक है, सस्पेंशन जो है मे ऑल्सो कॉज अ लास्टिंग डैमेज टू द गवर्नमेंट रेपुटेशन, उसकी खराब हो जाती है। ही कैन नॉट सप्लीमेंट हिज सब्सिडेंस अलाउंस, और वो सप्लीमेंट भी नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ही कैन नॉट सप्लीमेंट हिज सब्सिडेंस अलाउंस। ऐसा नहीं है कि भाई सस्पेंड हो गए तो आधी सैलरी यहाँ से मेरे बाहर जाए प्राइवेट कुछ काम करने लग गए। नो, इट इज द ओनली अ पोर्शन ऑफ द एमोलमेंट्स बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन एनी अदर प्रोफेशनल बिजनेस, इस तरीके से। ठीक है, तो वो नहीं कर सकता ऐसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ड्यूरिंग सस्पेंशन। ठीक है, और बोलता है, और उसके ऊपर जो है पूरा ही कंटिन्यू टू बाउंड टू फॉलो द लॉफुल डायरेक्शंस, जो भी उसके सुपीरियर देते हैं वो उसको फॉलो करनी है, जितना सेम है जैसे कि वो पहले सर्विस में था। सस्पेंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटेन्स है लियन ऑन द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सस्पेंशन में जो पर्सन है वो लियन होल्ड कर सकता है। सस्पेंड गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन्स अ लियन ऑन द परमानेंट पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्ड बाय हिम सब्सटेंशियली एट द टाइम सस्पेंड, ही कंटिन्यूज टू बी इन द ग्रेड held by him immediately before suspension, he does not suffer and he does not suffer a reduction in rank, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, he continues to be in a rank grade held by him immediately before suspension, तो वो उसी में रहेगा जो जो है, मतलब जो इन्होंने सस्पेंशन से पहले जो पोस्ट जो उन्होंने होल्ड कर रखी है ना, ये अगर वो सस्पेंड है तब भी कोई बात नहीं है, वो अभी भी उसी वो जो है उनमें लियन होल्ड कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए। ठीक है, एंड ही डज नॉट सफर अ रिडक्शन इन रैंक, वो सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि आपका उनको रैंक रिड्यूस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द रिलेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, जो है मास्टर और सर्वेंट का यही था, ये तो क्वेश्चन आ रखा है, द रिलेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट डज नॉट सीज नहीं होता, इट इज नॉट करेक्ट टू स्टेट दैट बिकॉज़ द ऑर्डर सस्पेंड द गवर्नमेंट सर्वेंट ceases to be a member of service, no he does not cease to be a member। okay, that's not correct। he continues to be same discipline penalty, सब कुछ अप्लाई, सब कुछ उसके ऊपर कंडक्ट रूल सब कुछ उसके ऊपर ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे उसके ऊपर। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब, जब सस्पेंशन का मतलब पनिशमेंट ही नहीं है तो सब कुछ दैट मीन्स यू आर, बस इतना है कि आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी ने आपको डाल दिया सस्पेंशन में क्योंकि आपके अगेंस्ट में डीआई मतलब डिसिप्लिन एक्शन चल रहा है, बस इसीलिए सिर्फ एक ये। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या है देखिए, आर्टिकल 311 कहता है, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। आर्टिकल 311 जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं है टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। आर्टिकल 311 दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी डिसमिस रिमूव्ड बाय अथॉरिटी अपॉइंटिंग सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
is not applicable to non-suspension. No government servant can be dismissed, removed by authority appointing subordinate to appointing authority. Okay, मतलब ये कहता है आर्टिकल 3 कहता है कि जो भी अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है ना, सिर्फ वही डिसमिस रिमूव कर सकती है आपको, और कोई नहीं कर सकती एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 311 के अकॉर्डिंग ये कहता है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू इन टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पर जो है सस्पेंशन में ये नहीं है कि सस्पेंशन भी आपको वही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सस्पेंशन आपको डिसिप्लिन अथॉरिटी भी कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बोलता है nor any rule provide that opportunity need be afforded to a government servant to explain the circumstance on the basis of which he is sought to be suspended, ऐसा कुछ नहीं है। does not apply to nor any rules provide that opportunity की उसको देनी चाहिए स्टार्टिंग में ही to explain the circumstance on the basis of which he is sought to be suspended, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा सस्पेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी ना ही कोई ऐसा रूल है, एनी रूल प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू, कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, नीड टू बी अफोर्ड टू गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही इज sought टू बी सस्पेंड, की इन पर आपको जो है हम इन आपको सस्पेंड कर रहे हैं, नहीं है सर, ठीक है। मतलब उससे कोई आपको सर्कमस्टांसेस पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द रूल एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, बस ये रूल सिर्फ यही कहता है, एक्सप्रेसिवली यही प्रोवाइड करता है कि जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को आप सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट होगा आप उनको सस्पेंड कर सकते हो, रूल ये कहता है बस। द रूल एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। Nobody can seriously doubt the importance and necessity of a proper disciplinary action being taken against a government servant for non-efficiency, demonstration, and reasons. ठीक है, nobody can seriously doubt, okay, the importance and necessity of a proper इनएफिशिएंसी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्टी के लिए भी ले सकते हैं, और अदर सूटेबल रीजंस हैं उनके लिए भी ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा आपको कि जो है कैन सीरियसली डाउट द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी, इंपॉर्टेंट है दैट नोबडी कैन सीरियसली डाउट द इम्पोर्टेंस and necessity of proper disciplinary action being taken against the government servant for inefficiency, dishonesty, or other suitable reason. It has been held that though such action is certainly against the interest of the government servant concerned, it is absolutely necessary in the interest of the general public. Yeah, ordinarily, when serious imputations are made against the government and the conduct of an officer, the decision authority cannot immediately drop the charges, as the allegation have to go into thoroughly. मतलब जब मान लीजिए कोई सीरियस इम्प्यूटेशन वगैरह भी अगर किसी के खिलाफ चार्जेस वगैरह जो है किसी के खिलाफ आते हैं, तो इसके लिए टाइम तो चाहिए ना डिसिप्लिन अथॉरिटी को टू मेक द चार्जेस अगेंस्ट हिम, राइट, टू ड्रॉप द चार्जेस। तो उसके लिए भी जो है हमें इसलिए उसको सस्पेंड किया जाता है ताकि उनको भी टाइम मिले और गवर्नमेंट भी जो है अपना काम सही तरीके से कर सके। If a disciplinary authority, while taking note of serious allegation of misconduct against the government servant, is of the opinion that some preliminary अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सोचती है कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है ये सर्कमस्टांसेस जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, कैन बी फ्रेम। तो इसमें क्या करेंगे, इट विल नॉट बी प्रॉपर टू अलाउ द ऑफिसर कंसर्न टू फंक्शन इन एन ऑर्डिनरी वे, ठीक है। तो इट विल नॉट बी प्रॉपर टू रिमूव द, एकदम से आप रिमूव तो नहीं कर सकते, इसलिए उसको सस्पेंड में वी शुड रिसोर्ट टू इमीडिएट सस्पेंशन। It is, however, imperative that utmost caution and circumspection is to be exercised in passing out of suspension, resulting in grave consequences to the government servant concerned, ठीक है। तो थोड़ा उसमें भी आपको मतलब ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि एकदम जब मनाया जब कर दिया, ठीक है। तो आपको अटमोस्ट क्वेश्चन के साथ ही ये ऑर्डर निकालना है। और ये जो है सस्पेंशन जो है दैट इज स्पारिंगली एक्सरसाइज करनी है आपको, एंड ओनली फॉर अ वैलिड रीजन। कोई वैलिड रीजन होगा तभी, एंड नॉट फॉर एन एक्स्ट्रानियस रीजन, मतलब कोई भी एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन के लिए नहीं करनी है। एक्स्ट्रानियस मतलब समझते हैं आप समझते हैं? मतलब नॉन इसेंशियल रीजन, नॉन पर्टेन और एप्लीकेबल इररेलेवेंट रीजन के लिए नहीं करनी, ठीक है, नॉट फॉर इररेलेवेंट कंसिडरेशन। चलिए आगे बात कर रहे हैं, आपको सस्पेंशन कब कब करनी है, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो आपका रूल नंबर 10(1) बोलता है आपका कि व्हेन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्टेड और पेंडिंग, अगर ये तो आपको पता ही है डिसिप्लिनरी पेंडिंग है, क्रिमिनल ऑफेंस में है, उसका नाम हम कुछ अभी आ गया है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है इस ओपिनियन में है कि इंटरेस्ट और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट ज़्यादा, तो इन तीनों केस में आप जो है उनको प्लेस कर सकते हैं अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन कैन बी ऑर्डर कब, बाय द कमिटमेंट प्राइमा फेसी, अगर उनको लगता है दैट हैज़ बीन मेड आउट फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मतलब इस तरीके से जो है इसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, तो आप प्राइमा फेसी पर भी आप कर सकते हैं। फ्रेमिंग ऑफ डेफिनेट चार्ज एंड कम्युनिकेशन देयर ऑफ टू द ऑफिसर कंसर्न इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि आप पहले सब कुछ चार्जेस बनाएंगे ऐसा कुछ करेंगे, नो,
सीधा सीधा आपको लगता है प्राइमा फेसी केस बनता है, सीधा अंडर सस्पेंशन। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स जो है हैव बीन इनिशिएटेड ऑन क्रिमिनल चार्ज बट हु इज नॉट एक्चुअली डिटेन इन कस्टडी। मान लीजिए किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग गया है, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो है अभी डिटेन नहीं हुआ है कस्टडी में, ठीक है, अब या फिर कोई भी पर्सन जो है जेल पर जो है रिलीज कर दिया गया है बेल पर। ऐसे केसेस में भी आपको दोनों ही केसेस में जहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो हैं इनिशिएट हो चुकी है ऑन अ क्रिमिनल चार्ज फर्स्ट, ठीक है, लेकिन उनको एक्चुअली बट नॉट एक्चुअली डिटेन नहीं किया गया उनको, या फिर उनको बेल पर रिलीज कर दिया गया है, तो जैसे ही ये होता है यू कैन प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन, ये कर सकते हो उसको। इफ द चार्ज इज कनेक्टेड विद द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड और ऑन हिज पार्ट सस्पेंशन टू बी ऑर्डर दिस रूल अनलेस देयर आर एक्सेप्शन, मतलब कर देना आपको, एक्सेप्शन सर्कमस्टांस में नहीं करना है फॉर नॉट ऑन दिस कोर्स, बट मोरल टर्पिट्यूड के जहाँ पर आपकी बिहेवियर दैट ग्रेवली वायलेट्स द सेंटिमेंट ऑफ पीपल, तो आप कर देना वहाँ पर। जहाँ मोरल टर्पिट्यूड की बात आ गई बस उठा के सस्पेंड कर दीजिए आप। इवन केसेस व्हेन एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर मान लीजिए इन केसेस कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस जो है ना वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्रिमिनल की हमने बात ऊपर तो क्या बात किया, क्रिमिनल चार्ज अभी इनिशिएट हो रहा था, यहाँ पर क्या है, वेयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, ऊपर पुलिस का नाम नहीं आया था, तो सिर्फ उन्होंने आपने बोला कि कोई प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हो रही थी क्रिमिनल चार्ज के रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन उनको अभी डिटेन नहीं किया गया था, तब भी आपको सस्पेंड कर देना है। और यहाँ पर तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई बाय द पुलिस और अंडर इंक्वायरी, तो कंसेंट में भी प्लेस अंडर सस्पेंशन। द गवर्नमेंट हाउएवर स्टैंड्स चार्ज विद एनी ऑफेंस ओनली, हाँ वो गवर्नमेंट सर्वेंट कब चार्ज माना जाएगा, जब वो सब कुछ आफ्टर कंप्लीटिंग सच इन्वेस्टिगेशन द पुलिस फाइल्स, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने, अगर पुलिस जो है अपने तरफ से एक फाइल चार्जशीट अगर फाइल करती है ना अगेंस्ट हिम बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट, कहाँ पर, बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट और द क्रिमिनल कोर्ट, और जब क्रिमिनल कोर्ट जो है दैट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस, तब उस केस में उनको वो है जो गवर्नमेंट पर्सन है ही स्टैंड्स चार्ज, तब उसको जो है चार्ज माना जाएगा कि हाँ आपके ऊपर ये चार्जेस हैं, ठीक है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे ऑल्सो बी सस्पेंडेड इन केसेस इन विच द अपीलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है while setting aside the order imposing the penalty or dismissal, removal or incommation directs that a de novo fresh inquiry should be held। द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको भी सस्पेंड में ऑल्सो भी सस्पेंड केसेस जहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी या फिर जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है while setting aside the order, उन्होंने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर को, imposing the penalty or dismissal ये कंपल्सरी था, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करती है कि एक फ्रेश इंक्वायरी जो है इनके खिलाफ दोबारा से की जाए, ठीक है, शुड बी टेकन अगेन, ठीक है, तो जब तक जो है वो पर्सन जो है सस्पेंड रहेंगे एंड कंसीडर दैट ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इवन इफ ही इज नॉट सस्पेंडेड प्रीवियसली। दिस मे बी डन इवन इफ द अपीलेट अथॉरिटी हैड नॉट गिवन एनी डायरेक्शन दैट द गवर्नमेंट शुड, अगर मान लीजिए अगर वो दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए बोल भी देते हैं, सिर्फ रिव्यू के टाइम पे जहाँ पर आपका डिसमिसल रिमूवल और कंपलसरी वाली बात थी, जहाँ पर जो आपकी कोई भी डिसिप्लिन इंक्वायरी चल रही थी रिगार्डिंग रिमूवल और इस तरीके से कंपलसरी रिटायरमेंट डिसमिसल और रिमूवल के रिगार्डिंग चल रही थी, वहाँ पर रिव्यू के दौरान जो है अपीलेट अथॉरिटी ने आपको बोला नहीं दोबारा से फ्रेश इंक्वायरी कीजिए, तब भी जो है वो पर्सन जो है अंडर सस्पेंशन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा है तब भी ऑटोमेटिकली अंडर सस्पेंशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका रूल नंबर 5 कि सस्पेंशन जो है कब किन किन केसेस में आपको सस्पेंशन नहीं करनी है। अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें करनी है तो देख लिया आपने, अब किन केसेस में नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी रूटीन या फिर कैजुअल मैनर में आपको सस्पेंशन ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज आपको स्पारिंगली यूज करनी है, जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाएगी तभी करनी है। इसे सस्पेंशन जो है शुड नॉट बी फॉर पेटी ऑफेंसेस के लिए नहीं करनी है, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस के लिए नहीं करनी है। और दूसरा क्या है, अनरिलेटेड टू मोरालिटी, आप उनके मोरल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, और द ऑफिशियल ड्यूटी से कनेक्टेड नहीं है तो नहीं करनी है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कंटिन्यूस टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, यही क्वेश्चन तो आया था, एग्जाम के अंदर आया आपका ये क्वेश्चन कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ही कंटिन्यूज टू रिमेन एब्सेंट, he continues to remain absent from duty or overstays leave without permission and his movements are not known, he should not be placed under suspension। तो आपको सस्पेंशन नहीं कर देना, ये क्वेश्चन यूं का यूं आ रखा है भाई, उसमें यही तो पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ही रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और ओवरस्टे कर लेता है वो लीव से विदाउट परमिशन, हिज मूवमेंट आर नॉट नोन, आपको पता ही नहीं है बंदा है कहाँ पे, तब भी यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट दी, मतलब उसको सस्पेंशन नहीं करेंगे आप, ठीक है। एज दिस वुड एंटेल पेमेंट ऑफ सब्सिडेंस अलाउंस, तो उसको मिलती रहेगी एज अगेंस्ट ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज डाइजन, ठीक है, बल्कि आप ये कर दीजिए उसको उसका जो पीरियड उसको डाइजन कर दीजिए। बट व्हेन एन ऑफिशियल हु इज ओके एज अगेंस्ट द पीरियड ऑफ डाइजन, दैट मींस एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या कोई पर्सन अगर मान लीजिए कंटिन्यू टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और ओवरस्टे करता है लीव विदाउट परमिशन और हिज मूवमेंट आर नॉट नोन, ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे एज अगेंस्ट ट्रीटिंग
द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज डायनन, तो ये जो पीरियड ऑफ एब्सेंस है ना डायजन कर देना आपने, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि अगर आप इनको कर देंगे तो ये जो सस्पेंशन, ये जो पीरियड है जो डायजन का होना चाहिए वो तो आप सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो उसको हाफ हाफ सैलरी मिल जाएगी। और जब वो वापस मान लीजिए एक्सोनरेट हो गया तो उसको तो पूरी सैलरी मिल जाएगी उस चीज़ के लिए, तो फिर फायदा ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इस पीरियड को डायजन करना है। दैट इफ अ पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी और ओवरस्टे लीव विदाउट परमिशन, ओवरस्टे करता है, ठीक है, विदाउट परमिशन डायजनल हो जाएगा। कंटिन्यू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ओवर डायजनल हो जाएगा। या फिर उसकी मूवमेंट्स आर नोन, उसकी मूवमेंट्स नहीं पता है आपको, डायजनल कर देंगे उठा के इन तीनों ही केसेस में, ठीक है। कंटिन्यू दिस एंड दिस डायजनल कर दीजिए इसके, ठीक है। बट व्हेन एन ऑफिशियल हु इज अंडर सस्पेंड डिसअपियर्स एंड कैन नॉट बी कॉन्टेक्ट, जब लेकिन जब कोई पर्सन जो है, अगर मान लीजिए वो एब्सेंट अभी सस्पेंशन है और डिसअपियर हो गए वो, एंड कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड लास्ट नोन एड्रेस पे नहीं पता, द सस्पेंड ऑर्डर शुड बी लिफ्टेड एंड प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड फॉर इज रिमूवल इन एब्सेंटिया, तो जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर है ना वो हटा देना है आपको, इट शुड बी लिफ्टेड, दैट शुड बी लिफ्टेड एंड प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर इज रिमूवल इन एब्सेंटिया, और आपको क्या चला देना है, एक ऑर्डर प्रोसीडिंग चला देनी है रिमूवल इन एब्सेंटिया, मतलब कि वो जो है एब्सेंट होने की वजह से उसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके अंदर चला सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, जिस तरह से हम चलते हुए आ रहे हैं, आई थिंक ये क्लियर हो तो रहा ही होगा, राइट। I would like to take a break of maybe 2 or 5 minutes. I just need to get a glass of water.
ऑल राइट, लेट्स बिगिन दिस। यस, तो क्या हम थे यहाँ पर कि इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं सस्पेंशन के, ठीक है। ये बोलता है वाइल पब्लिक इंटरेस्ट जो है, इसका गाइडिंग फैक्टर क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट इज द गाइडिंग फैक्टर टू प्लेस अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि इसका गाइडिंग फैक्टर क्या है? गाइडिंग फैक्टर है इनका पब्लिक इंटरेस्ट इज द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग टू प्लेस गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। सर्कमस्टांस किन किन में आप अप्रोप्रिएट करते हैं? दैट इज कंटिन्यूस इन ऑफिस, जब भी आपको लगता है कि यार दैट विल बी प्रिजुडिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो हैम्पर करेंगे उनको, प्रिवेंट करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, ट्रायल को, इंक्वायरी को, टेम्परिंग विद विटनेस या इस तरीके से करते, तो इसलिए करते हैं आप उनको सस्पेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यूस ऑफिस जो है सीरियसली सबवर्ट द डिसिप्लिन ऑफिस का, इसलिए आप कर सकते हैं। वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तब आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट गया कोई, और वो बंदा जो है ऑफिस आ रहा है, ठीक है, तो गलत है ना वो। इन कंटिन्यूस ऑफिस सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन, या फिर अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक, जैसे कि कोई पब्लिक स्कैंडल हुआ है और वो पर्सन जो है तब भी आप आ रहे हैं और जो है उनको सस्पेंड नहीं करा और वो ऐसे आ रहा है, तो एक तरीके से गलत जो है लोगों की इमेज आती है कि इसने ऐसा किया तब भी उसके बाद भी जो है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है, तो उसको डेटर करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। अब प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है उन्होंने रिवील किया प्राइमा फेसी, जैसे आपने छोटी सी जस्ट जो प्राइमा फेसी अगर आपको दिखता है जैसे कि क्रिमिनल या फिर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चलनी है, ठीक है, और इसका दैट आर लाइकली टू लीड टू कन्विक्शन और डिसमिसल रिमूवल, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। ही सस्पेक्टेड टू एंगेज हिमसेल्फ इन एक्टिविटी प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तब भी कर सकते हैं। तो इन इन केसेस के अंदर क्या है, आपको अप्रोप्रिएट, दैट इज ये केसेस ऐसे दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, कि इन केसेस में आपको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि डिजायरेबल हैं, कि हाँ आप ये डिजायरेबल है, इनमें होना चाहिए, जैसे कि एन ऑफेंस और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड की बात आती है अगर, ठीक है, या फिर करप्शन, एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी, पोजेशन ऑफ डिसअप्रोप्रिएट मिसयूज, सीरियस नेग्लिजेंस एंड डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, तो इनमें क्या है, इनमें डिजायरेबल है, ठीक है। रिफ्यूजल और डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटन ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर, ये क्वेश्चन भी आया था आपका, ये क्वेश्चन भी आया था आपका। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये आपका, याद रखिएगा इसको भी। वो कहते हैं वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका, कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एब्सेंट हो जाता है ड्यूटी से और ओवर स्टे करता है, या फिर उसकी मूवमेंट जो है नहीं पता है, तो उसको अंडर सस्पेंशन नहीं करना है। लेकिन जहाँ पर मोरल टर्पिट्यूड की बात आती है, फिर जो करप्शन की बात आती है, सीरियस नेग्लिजेंस और डिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की बात आती है, डेजर्शन ऑफ ड्यूटी की बात आती है, या फिर रिफ्यूजल और डेलिबरेट फेलिंग, तो ये डिजायरेबल है इन केसेस में भी। और इसमें भी, इनमें से भी ये क्या कहते हैं, जहाँ पर आपको सीरियस नेग्लिजेंस, डेजर्शन ऑफ ड्यूटी और रिफ्यूजल की बात आती है, इसमें डिस्क्रिप्शन शुड बी एक्सरसाइज विद केयर, ठीक है, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन आपको केयर विद केयर करनी है आपको। एज सस्पेंशन मे कॉज लास्टिंग डैमेज टू दिस रेपुटेशन एंड हिज एक्सीडेंट, और इवन इफ ही इज एक्सीडेंटेड ऑन अल्टीमेटली, अगर उसको हुआ था तब भी जो है एक कहीं ना कहीं स्टिग्मा तो रहेगा ना उसका, कि हाँ इसको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बड़ी ध्यान से देखना है। देखिए, मोरल टर्पिट्यूड की बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो इमीडिएटली कर दीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ विद आप कर सकते हैं। बट जहाँ पर सीरियस नेग्लिजेंस ऑफ डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा एटमोस्फियर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर डेजर्शन ऑफ ड्यूटी है, रिफ्यूजल टू डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटन ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, तो वहाँ पर आपको केस को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन प्लेस दैट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। While placing an order under suspension, the competent authority जो है should consider whether the purpose जो है cannot be served by transferring, क्या ये जो पर्पज है, क्या ये इसको सिर्फ ट्रांसफर करने से सॉल्व नहीं होता, फ्रॉम हिज पोस्ट टू अ पोस्ट वेयर ही मे नॉट रिपीट द मिसकंडक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो इफ एन इन प्रोग्रेस इफ द ऑफिशियल वुड लाइक टू हैव लीव, अगर मान लीजिए छुट्टी पर जाए, दैट माइट बी ड्यू टू हिम, जो उसके पास छुट्टी रखी हुई है, तो छुट्टी में चला जाए। इफ द कम्युनिटी थिंक्स फिट सच अ स्टेप वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, देयर शुड नॉट बी ऑब्जेक्शन टू लीव बीइंग ग्रांटेड इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग, मतलब आप उनको छुट्टी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कोई छोटा सा ऐसा कुछ क्राइम है, मतलब जैसे क्राइम तो नहीं कहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर जैसे मान लीजिए डेजर्शन ऑफ ड्यूटी है, जहाँ पर आप उसको सस्पेंड करने के लिए उसको छुट्टी पर भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो बोलता है किन किन केसेस में आपको डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको पता है ये डीम्ड सस्पेंशन, वो जो आपका डिटेंशन वाला जो केस है, सबसे सबसे पहले नंबर तो वही है, इफ़ इज डिटेन इन कस्टडी,
चाहे किसी भी क्रिमिनल चार्ज के लिए हो या फिर अदरवाइज 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में उसको डीम्ड वो माना जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रिजनिंग ऑफ अरेस्ट फॉर डेट ऑल्सो भी फॉलो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है अगर मान लिया एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट, ठीक है, मान लीजिए अरेस्ट करने के लिए फॉर डेट, मतलब आपके ऊपर कोई कर्ज है, उस कर्ज की वजह से आप कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है और उन प्रोसीडिंग्स की वजह से आपको हाउस अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, ठीक है, तो दिस विल आल्सो फॉल इनटू दैट कैटेगरी कि डेट की वजह से भी आपको डीम्ड माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये आपका, ठीक है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये भी आपको डीम्ड सस्पेंशन डाल सकता है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई डेट ले लिया आपने, ठीक है, अब उस डेट की वजह से आपके ऊपर जो है ये प्रोसीडिंग चल रही है कहीं पर भी, ठीक है, भाई उन्होंने जो है आपने गवर्नमेंट बैंक से आपने कोई भी लिया, आपने डेट लिया और वो बैंक ने जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी फ्रॉम पुलिस, ठीक है, तो इस केस में या पुलिस या फिर जो भी उनकी अथॉरिटी है उस केस में क्या होगा, और वहाँ से कोर्ट ने आपको दिया कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन की दीजिए, घर पे ही आपको डिटेन कर लिया, तो इस केस में क्या होगा, ये भी जो है ये फॉल करेगा कि आपको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलता है इफ इन द इवेंट ऑफ अ कन्विक्शन, कन्विक्शन के केस में तो है इफ सेंटेंस टू, अगर आपको कन्विक्शन के केस में भी मोर देन 48 आवर्स एक्सीडिंग 48 आवर्स है तो आपको तो भी डीम्ड डिटेंशन में तो है ही है, कन्विक्शन में भी है, और एक आपका थर्ड केस आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन इन केस ऑफ डेट, डेट वाले में जो आपके प्रोसीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट डेट will also fall into this category, ठीक है। If a government servant who has been detained for a period exceeding 48 hours is later on released on a bail, such a will not affect the deemed suspension, ठीक है, अगर आपको छोड़ भी दिया जाता है ना तब भी आप जो है आपको डीम्ड सस्पेंशन नहीं उठेंगे अनलेस इट इज रिवोक्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। पीरियड ऑफ 48 आवर्स जो इसका कब से कब काउंट करेगा, जब से आपकी जो इम्प्रिजमेंट जो है स्टार्ट हुई है ना आफ्टर कन्विक्शन, और इंटरमेंट पीरियड है वो भी आपके काउंट होंगे। A duty has been cast on the government servant who is arrested for any reason to intimate promptly, देखिए एक ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, जब भी वो अरेस्ट होता है तो उसको अपने आप से जो है प्रॉम्प्टली जो है इंटीमेट करना है ये फैक्ट कि किसकी वजह से ऐसा अरेस्ट हुआ है और सर्कमस्टांसेस बताने हैं टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर इवन दो ही माइट हैव बीन रिलीज ऑन बेल, चाहे बेसिक उनको 2 घंटे के लिए बेल पे क्यों ना छुड़ा दिया हो, आपने बेल करवा ली होगी 2 घंटे में छुट्टी आ गया कोई बात नहीं, तब भी ऐसा नहीं कि मुझे 48 आवर्स तो नहीं हो, नहीं, आपको इंटीमेट करना है अपने सीनियर ऑफिसर। फेलियर टू डू सो विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन माना जाएगा एंड यू विल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द ग्राउंड अलोन, ठीक है, सिर्फ इसी कर भी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। अपार्ट फ्रॉम द एक्शन दैट, हाँ जी, द केसेस ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग पेंडेंसी, बताइए कुछ केसेस ऑफ सस्पेंशन है जहाँ पर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स फॉर अरेस्ट फॉर डेट और ड्यूरिंग डिटेंशन, कहता है केसेस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, केसेस ऑफ सस्पेंशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग है, ठीक है, और अरेस्ट फॉर डेट और ड्यूरिंग डिटेंशन अंडर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विल बी डेल्ट विद द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, तो उसमें कैसे आपको कैसे कैसे डील करना है इसको। गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिटेन्ड इन कस्टडी, अगर आप कस्टडी में है, डिटेन्ड है आप, ठीक है, अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एज a result of proceeding either on criminal charge or arrest for debt, या तो आप क्रिमिनल चार्ज की वजह से हैं या फिर आप डेट की वजह से हैं, इफ द पीरियड ऑफ एक्सीड 40 आवर्स तो आप डीम्ड सस्पेंड माने जाओगे, अगर एक्सीड करता है 48 आवर्स तो डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा। कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी टेकन अगेन डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम हैज बीन टेकन ऑन क्रिमिनल चार्ज बट इज नॉट एक्चुअली डिटेन इन कस्टडी और रिलीज ऑफ बेल पर होता है मोरल टर्पिट्यूड ऑन हिज पार्ट, तो बात मोरल टर्पिट्यूड तो है डीम्ड टू बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन unless there are exceptions, a government servant जो है against whom a proceeding has been taken on criminal charge, क्वेश्चन चली, ठीक है, बट हु इज नॉट एक्चुअली, लेकिन आपको कस्टडी में रखा नहीं गया या फिर आपको बेल 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 मिल गई एक तरीके से आपको, ठीक है, द चार्ज इज कनेक्टेड विद द, अगर वो जो चार्ज था आपका, ठीक है, अगर वो मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड था तो आप डीम्ड सस्पेंशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगेंस्ट whom a proceeding has been taken for arrest on debt, अगर डेट की वजह से है बट वो इज नॉट, लेकिन आपको डिटेन नहीं किया गया है तब भी आप डीम्ड सस्पेंशन, ठीक है, तो अंडर सस्पेंशन दिस ओनली इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्ट, अच्छा, डेट वाले केस में कहता है टू प्लेस अंडर सस्पेंशन क्लोज 110 में ओनली ओनली इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम इज कंटेम्प्टेड, कि जब आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिन वो माना जाए करने चलेंगी प्रोसीडिंग्स तभी आप जो है, यहाँ पे ये कह रहा है कि
डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा केसेस ऑफ डिटेंशन इन कस्टडी अंडर एनी लॉ providing for preventive detention cases of detention in custody under any law providing for preventive detention or result for arrest for death for arrest for debt will also fall in this category. Okay, हाँ ये बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट whom a proceeding has been taken for arrest of debt but who is not actually detained in custody लेकिन आपको कस्टडी में नहीं रखा गया. अच्छा, taken for arrest for debt but not actually detained लेकिन यहाँ पे क्या था एक्चुअली डिटेन था यहाँ पर तो है ना. ठीक है, तो इस केस में अगर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट होते तब आपको अंडर सस्पेंशन किया जाएगा. तो वाइल नॉट इन सर्विस, जब आप सर्विस में नहीं हो तब की बात क्या करता है. देखिए, अ पेनल्टी डिसमिसल रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal. किसी भी अपील में सेट असाइड किया गया. रिवाइजिंग अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी, तो भी आपका विल बी डीम टू हैव बीन कंटिन्यू माना जाएगा. ठीक है, फिर बोलता है सिमिलरली व्हेन अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल सेट असाइड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो फर्दर इंक्वायरी कंटिन्यू शुड नॉट बी ऑर्डर्ड एक्सेप्ट जहाँ पर जो है पेनल्टी ऑफ डिसमिसल जो है सेट बाय कोर्ट लॉ अंडर टेक्निकल ग्राउंड में अगर देता है. ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द मैरिट तो आप उस केस में आप कर सकते हैं. और या फिर किस केस में, या फिर फ्रेश कुछ भी मटेरियल हैज कम टू लाइट व्हिच हैज नॉट बिफोर द कोर्ट. A further inquiry जो in the charges have been examined in the court can however be ordered by the department authority under this rule depending on the facts and circumstances. कोई आपके पास जो है फर्दर इंक्वायरी इनटू द चार्जेस व्हिच हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं दोबारा से कि भाई जो है दोबारा से संज्ञान लिया जाए. The government servant should have been under suspension before etc. No such condition has been prescribed for a case falling under this later sub. It may be noted that according to the wording of sub-rule 3 or rule 10 in the case of falling under this sub-rule this, okay. Though in all the type, it may be noted that according to the wording of sub-rule 3 or 4, क्या कह रहा है आपका 3-4 कहता है 48 आवर्स और टेंशन की बात करता है. ऑफ रूल 10 ओके, ये तो है आपके सामने. और 4 ईयर आपका जहाँ कोर्ट की बात हो रही है उस वाली बात कर रहे हैं आपका. While in case falling under the sub rule, the government should have the suspension before dismissal. Condition has been set for a case falling under this later sub rule. Under the said rule, a government servant shall deem to have been placed under by the appointment of and continue to remain further. Though in all type of cases, suspension is deemed to have been continued automatically. Issue of formal order देखिए, तो जो है in all above type of cases, suspension जो है that is deemed to have continued automatically. Issue of formal order of suspension is necessary indicating the specific rule and the order is issued after not fulfilled. ठीक है, सभी केसेस में आपको एक सस्पेंशन जो है हैव बीन कंटिन्यू ऑटोमेटिकली या फिर इशू ऑफ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जरूरी है. ठीक है जी. बात करते हैं आपकी कंटिन्यूड सस्पेंशन की. कंटिन्यूड सस्पेंशन क्या होता है भाई, अभी अब तो बताया आपका, जहाँ पर जो है डिसमिस वगैरह केस चल रहा है तो अगर रिवोक कर दिया तब भी कंटिन्यूड सस्पेंशन माना जाएगा. अगर कोर्ट ने पूरी तरह से वो नहीं लिया तब भी बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट इज सस्पेंडेड डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise or any other disciplinary proceeding is commenced against him. ठीक है, until the termination of all such proceedings. जब तक सारी की सारी नहीं है जब तक उसको कंटिन्यू सस्पेंशन माना जाएगा. ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की बात करते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट जो कैन बी अंडर सस्पेंड ओनली बाय स्पेसिफिक ऑर्डर मेड इन राइटिंग बाय द गवर्नमेंट, नॉट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंड बाय एन ओरल ऑर्डर से आप नहीं कर सकते, आपको राइटिंग में एक ऑर्डर देना पड़ेगा
बिफोर पासिंग एन ऑर्डर द अथॉरिटी जो है प्रपोजिंग टू मेक द ऑर्डर तो वेरीफाई करना है कि आप कॉम्पिटेंट है ऐसा करने के लिए, अदरवाइज तो वो डिक्लेयर इलीगल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैव अ क्लेम टू द ग्रांट ऑफ फुल पे, बाद में उसको देना पड़ेगा। पहले ऐसे आप अपने आप वेरीफाई कर लीजिए कि आप ऐसा कॉम्पिटेंट है करने के लिए। इन केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन की बात करें, जहाँ सस्पेंशन ऑटोमेटिकली विदाउट इवन अ फॉर्मल ऑर्डर, वैलिडिटी ऑफ सस्पेंशन नॉट अफेक्टेड बाय द नॉन इश्यू ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये सस्पेंशन की जो है वैलिडिटी जो सस्पेंशन की है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द नॉन इश्यू ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, उसमें करना भी नहीं है आपको, बट ऑल द सेम इट इज डिजायर्ड फॉर द परमानेंट कोर्ट टू मेक अ फॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, it is not the intention that each word of the form should be adhered to in all circumstances. It has been clarified that the forms are not found to fully meet the requirement for any case, then the government authority should amplify, modify the same to meet the requirement of the case. ठीक है, बात करते हैं आपकी डेट और इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन क्या होगी। जिस दिन ऑर्डर की डेट होगी उसी दिन हो जाएगा, या फिर डीम्ड सस्पेंशन जो होगा वो वो वाला केस होगा जिस दिन से आपकी इम्प्रिजमेंट वगैरह हो गई उस दिन से। Except in cases where an employee is deemed to have been placed under suspension, an order of detention can normally take effect from the date of on which it is से बनता है, और retrospectively नहीं होता है, retrospectively नहीं होता है, retrospectively जो है वो मीनिंगलेस है और इम्प्रॉपर होता है। An order issued and sent out to normally to be held to have been communicated. ठीक है, it has been held that once an order is issued or sent out to the concerned government, it must normally be held to have been communicated, उसको माना जाएगा क्या हैज परफॉर्म्ड हिज प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी। अगर मान लीजिए किसी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने अपनी ड्यूटी जो है कर ली ऑन अ पर्टिकुलर डे, और सस्पेंशन कैन बी इफेक्टिव फ्रॉम द सब्सिक्वेंट डे, तो वो अगले दिन से माना जाएगा। ठीक है, सिमिलर इज द केस इन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज स्टेशन एट अ प्लेस अदर देन वेयर द ऑर्डर इज पास इज ऑन टूर। अगर मान लीजिए कहीं टूर पर चला गया, फिर होल्डिंग चार्ज ऑफ स्टोर्स कैश एक्स्ट्रा, तो उसको भी अगले दिन से माना जाएगा। सुटेबल डेट टेकिंग द इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, और इन केस ऑफ डीम ये इंपॉर्टेंट बनता है यार आपका, दैट हैज परफॉर्म्ड हिज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली, ठीक है, ऑन ड्यूटी में सस्पेंशन कैन बी इफेक्टिव फ्रॉम द सब्सिक्वेंट डे, अगले दिन से माना जाएगा। और जहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट इज स्टेशन एट अ प्लेस अदर देन वेयर द ऑर्डर इज पास, कहीं और ड्यूटी कर रहा है, ऑर्डर कहीं और से पास हुआ है, या फिर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट टूर पे है, या फिर वो होल्डिंग चार्ज ऑफ स्टोर या कैश एक्सेट्रा की ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में जो सस्पेंशन का जो इफेक्ट होगा दैट इज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम सूटेबल डेट, टेकिंग इनटू द सर्कमस्टेंसेस ऑन ईच केस इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, जैसा ऑर्डर के अंदर लिखी होगी। इन द केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, डेट ऑफ डिटेंशन से हो जाएगा, जहाँ पर भी एक्सीडिंग 48 डेट ऑफ कन्विक्शन जो होगा, अगर एक्सीडिंग 48 आवर्स हो रही है, अगर ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल रिमूवल सेटिस्फाइड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कैन बी इफेक्टिव कहाँ से हो जाएगा, डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिस, डेट ऑफ ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए किसी भी डिसमिसल रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट केस में पेनल्टी सेटिस्फाइड कर दी बाय द रिवाइजिंग अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी, तो उसके ओब्लिक द डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, वो ओरिजिनल ऑर्डर माना जाएगा जिस दिन से आपकी डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर वहीं से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इन द केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑलरेडी ऑन लीव, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है, एब्सेंट है विदाउट परमिशन, हैंस नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑफिशियल ड्यूटी, the order should normally be given effect to only from the date the government servant returns from duty or desires to resume duty, as otherwise the government servant becomes automatically entitled to payment of subsistence allowance for the period of non duty। तो छुट्टी वगैरह के केस में नहीं करना है। ठीक है, तो उसके केस में उन्होंने क्या बोला था, अगर नहीं आता है तो रिमूवल इन एब्सेंटिया कर सकते हैं हम आपका। ठीक है, ओके, फिर बोलते हैं आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब उसकी आपकी जो सस्पेंशन है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने कितने दिनों तक रहेगा। 90 डेज के अंदर अंदर रिव्यू करना है, और एक्सटेंशन ऑफ रिव्यू 180 डेज तक हो सकता है। तो बोलता है आपका ये कहता है कि सस्पेंशन जो ऑर्डर है जब डीम टू हैव बीन मेड शैल कंटिन्यू टू रिमेन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड, जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक वो कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑर्डर ऑफ सीज टू एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है डिसमिस किया था बोलता है एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन सीजेस टू एग्जिस्ट, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, कंपल्सरी रिटायर कर दिया एज ए रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग, और व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम टर्मिनेट बाय एक्विटल या डिस्चार्ज। ठीक है, तो इन द लेटर टाइप ऑफ केसेस सस्पेंशन जो है ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एक्सप्रेस ऑर्डर विल बी नेसेसरी फॉर द कम्पिटेंट अथॉरिटी, तब भी आपको एक कम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर निकाल टू अलाउ एम्प्लॉय कंसर्न टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज। ठीक है, so in the later type of case suspension automatically comes to an end, an express order will be necessary for the commander to allow the concerned to resume कि जहाँ पर जो है लेटर केसेस में जहाँ पर आपका गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्विटल कर दिया था, एक्विटल मतलब एक्विट किया गया,
नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, ओके। इसमें जो है फिर मैं आपको एक ऑर्डर निकालना अगर एक्विट होता है तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? फॉलो अप एक्शन की क्या बात कर रही है? फॉलो अप एक्शन कैसे कैसे लेना, देखिए कोई भी एज सस्पेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूट ग्रेट हार्डशिप, तो बताइए आपका सस्पेंशन इज अंडरली प्रोलॉन्ग्ड अंटिल अनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ता रहे, उसको बिना वजह सब्सिडी फीस जो है देनी पड़ेगी विदाउट एनी कि हम उनकी सर्विसेज जो है यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तब भी। एंड द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रेजेंट सस्पेंशन चार्जेस अगेंस्ट हिम विद रीजनेबल टाइम, तो होना ही चाहिए, नेचुरल जस्टिस भी यही कहती है। तो उनसे इसको डिस्कस करने के लिए क्या किया गया है दैट इन केस जो जो भी केसेस देन दैट इन्वॉल्व क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, एफर्ट शुड बी मेड की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट इन कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। कम से कम जो है आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ सस्पेंशन से आपको, अगर आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके अंदर अंदर आपको वो कर देना है, ठीक है। तो टू हैव केस डिस्पोज ऑफ कर देना आपको, क्या केस को कब तक डिस्पोज ऑफ कर देना है? 3 महीने के अंदर अंदर कर देना है अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात आ रही है, टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। Criminal against the government servant, effort should be made to complete the investigation, file the charge sheet in a court of law within 3 months of date of suspension, जहाँ पर भी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर मान लीजिए कहीं पर किसी पर्सन के अगेंस्ट में है तो गवर्नमेंट को अपने तरफ से क्या कर देना है, एफर्ट शुड बी मेड टू कंप्लीट द एंड फाइल द चार्ज शीट इन कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ सस्पेंशन। फिर बोलते हैं इन केसेस अदर देन दोज पेंडिंग इन कोर्ट, ये कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि अदर देन दोज पेंडिंग इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, द टोटल पीरियड ऑफ सस्पेंशन विज बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नॉट ऑर्डिनरी 6 मंथ्स। देखिए जहाँ पर इन केसेस जो हैं, इन केसेस अदर देन दोज पेंडिंग, जो कोर्ट में पेंडिंग है उनसे अलावा, ठीक है, उनके अलावा द टोटल पीरियड ऑफ सस्पेंशन विज बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग दोनों को मिला के शुड नॉट ऑर्डिनरी एक्सीड 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा जो है आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। In exceptional cases where it is not possible to adhere to these timelines, examiner should report the matter to the next higher authority, explain the reason for the delay. नेक्स्ट ऑफिसर को बताएं कि क्या कारण है जिसके इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। जो कोर्ट में पेंडिंग है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो भी कोई केस है चाहे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी करनी है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने जहाँ पर कहीं पढ़ा था कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कुछ करना होता था ना, ऐसा कुछ भी दे रखा था आपको कि अगर आपको व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंक्लूडिंग मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, मेजर पेनल्टी जो है ना वो आपको 18 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, एक्सेप्शन केसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू दिस, आपको राइटिंग में लिखे दें, द अथॉरिटी सुपीरियर टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आर टू एक्सरसाइज टू स्ट्रिक्ट चेक ऑन व्हिच डिले अकर हुआ है एंड टू गिव अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सीरियस नोटिस of the lapse of such an authority in this regard would be taken into consideration and entry in the confidential। तो सीनियर ऑफिसर जो है वो इसके ऊपर अगर मान लीजिए किसी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का कुछ लगता है कि इन्होंने अब तक इसमें गलत तरीके से टाइम वेस्ट किया है तो उनके ऊपर एडवर्स एंट्री कर सकते हैं एसीआर के अंदर, ठीक है? बात करते हैं रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को रिव्यू कौन कर सकता है, तो हमने देखा था इसके अंदर कोई भी जो भी अथॉरिटी जिसने किया उसे उससे हो प्रेसिडेंट हो जाए, प्रेसिडेंट के अथॉरिटी जिन्होंने पावर डिलीट किया है वो है सी हो गया, पास पावर है। देख लेते हैं एक बार, बोलते हैं an order of suspension shall be reviewed by the competent authority on the recommendation of a review committee constituted for the purpose. Further, an order of suspension shall not be valid after 90 days unless it is extended for a period for after review after the expiry of 90 days। अब ये रिव्यू कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, अनदर ऑफिसर इन द लेवल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द सेम ऑफिसर ऑफिस केस वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और द अपीलेंट, जिस केस में प्रेसिडेंट जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है ना उस केस में आपका कोई भी अगर प्रेसिडेंट किसी केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वहाँ पर तो सीनियर ऑफिसर्स आएंगे ना ऑटोमेटिकली, तो अथॉरिटी टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल ऑफ
सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर इक्विवेलेंट टू हायर इन रैंक देन द डिसिप्लिन अथॉरिटी, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है इज नॉट द डिसिप्लिन अथॉरिटी, इस केस में क्या होगा आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी और अनदर ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी फ्रॉम द सेम ऑफिस और फ्रॉम अदर अनदर सेंट्रल ऑफिस कर सकते हैं आपका। और डिसिप्लिन अथॉरिटी जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ पर 3 ऑफिसर ऑफ लेवल ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर हायर इन रैंक सस्पेंड फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल। ओके, देखिए 3 केसेस कह रहा है यहाँ पर, जहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है नॉट द डिसिप्लिन अथॉरिटी, जहाँ पर प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर तो डिसिप्लिन, वहाँ पर डिसिप्लिन अथॉरिटी कोई भी हो गया, एपिलेट अथॉरिटी हो गया और कोई भी अनदर ऑफिसर का सेम लेवल, ठीक है। जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है। अपीलेट मतलब कि तो वहाँ पर आपने सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के लगा दिए। लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन अथॉरिटी ही प्रेसिडेंट है वहाँ पर क्या आएगा, 3 ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और हायर इन रैंक देन द सस्पेंडेड ऑफिशियल, तो 3 ऑफिसर्स आ जाएगा वहाँ पर। और ऊपर वाले में डिसिप्लिन, जहाँ पर डिसिप्लिन अथॉरिटी, अगर मान लीजिए डिसिप्लिन अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, फंडिंग अथॉरिटी तो और ऊपर उससे प्रेसिडेंट से ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। The administrative ministry department office concerned may constitute the review committees as indicated on a permanent basis or ad hoc basis, वो बना आपके, ठीक है। The review committee may take a view regarding revocation, continuation effects, ठीक है जी। बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू द foregoing if the officer has been under suspension for 1 year without any charges being filed in the court of law, no charge memo has been issued, तो no shall he shall only be reinstated, ठीक है। अगर किसी ऑफिसर पर आपने 1 साल तक, ठीक है, अगर वो अंडर सस्पेंशन है विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस आपने नहीं बताया उनके बारे में, ना ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपने कोई चार्ज किया और ना ही उनको कोई चार्ज मेमो दिया, ठीक है, तो उसको 1 साल तक जो है अगर आपने किसी को सस्पेंड कर दिया इस तरीके से, तो वो क्या होगा, हिल बी रीइंस्टेटेड, तो सर्विस में रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। रिव्यू कमेटी में रिकमेंड द कंटिन्यूशन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ऑफिसर कंसर्न केस ऑफ ऑफिसर इन पुलिस जुडिशियल कस्टडी और इन एक्यूज्ड or is accused of serious crime, a matter involving national security, the review committee may recommend अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है इन केस ऑफ एन ऑफिसर इन पुलिस जुडिशियल कस्टडी और इज एक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस क्राइम और मैटर इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी, द रिव्यू कमेटी जो है उसको कंटिन्यू कर देगी कि आप स्टिल सस्पेंड है इन सो फार एज ए पर्सन सर्विंग इन ऑर्डिनरी अकाउंट CAG, ठीक है जी। बात करते हैं रिव्यू नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डिटेंशन, जहाँ पर कंटिन्यू वहाँ पर रिव्यू की जरूरत नहीं है। नो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन शैल बी मेड नेसेसरी, अगर कोई बंदा डीम्ड सस्पेंशन है अंडर दिस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 90 days ऑफ सस्पेंड, द 90 days पीरियड ऑफ रिव्यू इन सच केसेस विल काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन इन कस्टडी इज रिलीज, वहाँ से लेते हैं और जब हमें इंटीमेट करता है यहाँ से, ठीक है, तो माना जाएगा। टाइमली रिव्यू करना है आपको, सस्पेंशन को 90 days के अंदर अंदर करना है, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं आप 100 days के लिए। द चार्ज ऑफ फ्रॉम चार्जेस द गवर्नमेंट हैज अननेसेसरी पे द, फिर बोलता है रिवोक कौन कर सकता है। देखिए तो अब तक हमने बात की रिव्यू, सस्पेंशन की रिव्यू की बात करी, अब बात आ रही है रिवोक कौन कर सकता है इसको, ठीक है। तो इट इज ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है दैट कैन बी हैव बीन मेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, वो इसको रिवोक कर सकती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में वेयर इट इज डिसाइडेड दैट नो फॉर्मल प्रोसीडिंग नीड टू बी ड्रॉन विद अ व्यू टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, इस तरीके से, ठीक है। और वेयर फाइनल फॉलोइंग सर्विस, किस किस केस में रिवोक कर सकते हैं, जब डिसाइड किया कि भाई कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग नीड नो फॉर्मल प्रोसीडिंग नीड बी ड्रॉन विद ड्यू टू इम्पोज द पेनल्टी ऑफ डिसमिस कंपल्सरी रिडक्शन इन रैंक, मतलब मेजर पेनल्टी लगा रहे हैं तो इस केस में रिवोक कर सकते हैं। फिर द फाइनल ऑर्डर पास इज अदर देन डिसमिस दिस, फिर रिवोक कर सकते हैं। फिर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सोनरेटेड ऑन द चार्जेस अगेंस्ट हिम, एक्सोनरेट कर दिया तो भी रिवोक कर सकते हैं। इन अपील और रिविजन ऑर्डर इज मॉडिफाइड इनटू एनी अदर डिसमिस अदर देन दिस, नो फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर टू बी हेल्ड, इसमें भी आप जो है उसको रिवोक कर सकते हैं। ये तो बात होती है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है आप सस्पेंशन को कब कब रिवोक कर सकते हो उसके बारे में बात हो रही है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग
सर आप कब कब किस आप रिवोक कर सकते हैं, बोलता है रिवोक्ड बाय द competent authority department if it is decided that no formal proceedings need to be drawn with a view to impose a penalty of, अगर मान लीजिए ऐसा डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ऐसा आता है कि कोई भी डिसमिस या कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिडक्शन इन रैंक नहीं होगा तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। फाइनल ऑर्डर जो है पास किया गया अदर देन डिसमिस दिस रिवोक कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक्सोनेट कर दिया तो भी पास कर सकते हैं। इन अपील और रिवीजन ऑफ द ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया, नो फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर टू बी हेल्ड, तो कर दिया रिवोक। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है, एक आपका डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स है और एक दे रखा है आपका क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। दूसरे में बात करते हैं इन अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस, यहाँ पर अरेस्ट और डिटेंशन केसेस की बात आती है। इट डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय फाइलिंग ए चार्जशीट इन द कोर्ट, आपको सिर्फ आगे से नहीं बढ़ना है, आपको सिर्फ चार्जशीट फाइल कर देनी है कोर्ट के अंदर, ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन के अंदर। अगर अपील जो है रिवीजन अगेंस्ट एक्विटली इन हायर कोर्ट फेल्स तो भी आप जो है रिवोक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इफ अपील और रिवीजन अगेंस्ट एक्विटल फेल हो जाती है, मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई अपील की भाई इसको जो है बरी क्यों किया गया है, वो भी हाई कोर्ट में फेल आती तो आप रिवोक कर सकते हैं। या फिर किसी की अरेस्ट नोट टू प्रोसीड फर्दर, जहाँ अरेस्ट और डिटेंशन केस में डिसाइड किया गया नोट टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय फाइलिंग अ चार्जशीट इन द कोर्ट, तो भी आप रिवोक हो जाएगा। इफ एक्विटेड इन अ ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में हो गया, और इफ एन अपील रिवीजन ऑफ हाई कोर्ट अगेंस्ट द कन्विक्शन सक्सीड हो गया तो ही इज अल्टीमेटली acquitted and when it is not proposed to continue him under suspension even though department present against him, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, जो सबसे पहले है आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी सबऑर्डिनेट है डिसिप्लिन अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। So in an order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority. Order of suspension that is made by the lower than the appointing authority. Such authority should report to the appointing authority the circumstances in which the order was made. Such a report is not, however, necessary in the case of an order of suspension made by the CAG in regard to a member of this, other than regular member of this. Okay. सुपरवाइजर जो भी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे इसको। ये कहता है इफ एन ऑर्डर सस्पेंशन इज मेड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन, जो भी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे नीचे वाले ने अगर कोई भी ऑर्डर चलाया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सच अथॉरिटी को क्या करना है, रिपोर्ट करना है टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर वाज, सच अ रिपोर्ट इज नॉट नेसेसरी, किस केस में नेसेसरी नहीं है, इन द केस ऑफ ऑर्डर सस्पेंशन मेड बाय सीएजी, अगर ऐसा करते तो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इन रिगार्ड टू अ मेंबर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के एंड इन रिगार्ड टू एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इक्विवेलेंट अदर देन अ रेगुलर मेंबर, अच्छा अदर देन अ रेगुलर मेंबर के बारे में करना, ठीक है। तो बोलता है सुपरवाइजरी ऑफिसर, अगर मान लो वो रेगुलर, चाहे बेशक इन सर्विसेज का हो, लेकिन अगर वो रेगुलर मेंबर है तो उनको बताना पड़ेगा, ऊपर केजी को भी बताना पड़ेगा इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। That before passing an order of suspension the authority proposing to make the order should satisfy himself that he is competent to pass such an order, okay, otherwise तो ab initio void हो जाएगा। Setting aside of the order of suspension, the action for setting aside for an order made without jurisdiction is void, giving cause of action for setting aside of the order of suspension and claiming full and fair answer। जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट, जहाँ पर सर्विस आर लेंट बाय अनदर डिपार्टमेंट, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बोरो की गई है, ठीक है, उस केस में क्या कहते हैं, बोरिंग अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु सर्विस आर लेंट बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर और बोरोड फ्रॉम और लेंट टू अ स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देयर टू और टू लोकल अथॉरिटी रखा था, जो भी बोरोइंग अथॉरिटी है ना, एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड प्लेस हिम अंडर सस्पेंड, तो जिसके पास भी वो जा रहा है ना, एंड दे हैव द पावर ऑफ अपॉइंटिंग, द पावर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कैन प्लेस हिम अंडर सस्पेंड, ठीक है। साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मिंग द लैंडिंग अथॉरिटी, और आपको बाद में बता भी देना है कि इसकी वजह से हमने ऐसा किया है, ये सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। ये भी क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम के अंदर कि हेडक्वार्टर क्या होगा, ये भी आपका एग्जाम के अंदर आया है।
Okay. Headquartered during an officer under suspension is regarded as subject to all other conditions of service applicable to government servant and cannot therefore leave his headquarter without prior permission. Okay? ये लीव नहीं कर सकता. An officer under suspension regarded as subject to all conditions and cannot therefore leave his headquarter without prior permission. ये एग्जाम में आया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नहीं कर सकते. Okay? The station of posting immediately before his suspension will be the headquarter. और द स्टेशन जो है ना ऑफ पोस्टिंग इमीडिएटली बिफोर हिज सस्पेंशन, यहाँ पर वो था, वो उसका ऑफिसर का हेडक्वार्टर माना जाएगा. द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब द हेडक्वार्टर ऑफ गवर्नमेंट. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन चेंज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दे कैन चेंज द हेडक्वार्टर. ओके. अंडर सस्पेंशन इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो. इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, याद रखिएगा आप, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसा कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट. वरना उनका जो स्टेशन है ना वो पोस्टिंग हेडक्वार्टर से सस्पेंड ऑफिसर नॉट लीव, और ये है दैट ही कैन नॉट लीव headquarter without permission. Where an individual under suspend request for a change of headquarter, there is no objection to the authority changing it satisfied that such course will not put up any. यहाँ कर सकते हैं ऐसा that this not put up the government any extra expenditure like granting of traveling allowance etc. or other complaint like creating difficulty in investigation problem. The fixing of headquarter during government servant is not in a bail. On a bail will be subject to restriction of court may impose on movement of grant. ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. अब बोलते हैं अपील अगेंस्ट सस्पेंशन, ये भी तो आ रखा है आपका, अपील अगेंस्ट सस्पेंशन. देख लेते हैं क्या बोलता है. दो सस्पेंशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ पनिशमेंट, नॉट अ पनिशमेंट, इज नॉट अ पनिशमेंट एंड एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेट हार्डशिप करती है बाय वे ऑफ अपील. तो रिलीफ इज अवेलेबल बाय वे ऑफ अपील, जो है अवेलेबल टू हिम बाय वे ऑफ अपील है वो. रूल 23(1) प्रोवाइड्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट प्रेफर अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर. गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो भी अंडर सस्पेंशन शुड जनरली नो द रीजंस लीडिंग टू सस्पेंशन दैट ही मेंट एबल टू अपील अगेंस्ट दैट. नॉर्मली द ऑर्डर प्लेसिंग ऑन सस्पेंशन जो है would itself contain a mention about this against him. Where, however, suspension on the ground of contemplated disciplinary proceedings. The reasons for suspension should be communicated to the government immediately on the expiry of the time limit prescribed by the issue of charge sheet. That is 3 months from the date of suspension. इस केस में बोलता है वो सस्पेंशन ऑन द कंटेम्पलेट की जाती है जब कंटेम्पलेट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इसमें आपको 3 मंथ्स का टाइम देना है. आपको मंथ्स के अंदर अंदर आपने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसमें डाल दिया, सस्पेंशन में डाल दिया. क्यों? क्योंकि आप जो है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग जो कंटेम्पलेट कर रहे थे. ठीक है. वो जो है आपको मैक्सिमम जो है ऑन द टाइम चार्ज शीट. The reason for this should be communicated immediately on the expiry of the time limit prescribed for the issue of charge sheet. For the issue of charge sheet, that he may be in a position to effectively exercise the right of appeal against him. The time limit for 45 days for submission of count from the date of 45 days के अंदर वो जो है अपनी तरफ से 45 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं. यही क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आप कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं. एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं 45 डेज में अपील कर सकते हैं आप 45 डेज में. ये एग्जाम में आया है. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ऑलराइट, आगे बात करते हैं रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन. क्या पर्सन जो है रिजाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग सस्पेंशन? आई थिंक रिजाइन नहीं कर सकते हैं. रिजाइन नहीं कर सकते भी अगर अगर है तो. बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड सबमिट्स अ रेजिग्नेशन द गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड एग्जामिन द रेफरेंस टू द मेरिट्स ऑफ द whether it will be public interest. Normally suspension is resorted to only in case of grave dealing. So it will not be correct to accept the reason. However, where the alleged offense do not involve moral turpitude with the quantum of evidence
not sufficient to justify the assumption that he would continue, he would be dismissed or removed from service. The department are likely to go into there would be cheaper to accept the be accepted. Okay? ये कहते हैं जहाँ पर अगर दो केसेस बता दिए इन्होंने यहाँ पर, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन सबमिट से रेजिग्नेशन एग्जामिन उसको एग्जामिन करना है, क्या क्या एग्जामिन करना है, दैट विद रेफरेंस टू द मेरिट्स, केसेस क्या है, मेरिट्स की मेरिट्स क्या है केस की, ठीक है, वेदर इट वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट में होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, वो जो एलिज्ड ऑफेंस है ना, जो भी उनके ऊपर ऑफेंस जो बता रहे हैं, इफ दैट डज नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, और वहां पर जहां पर जो क्वांटम ऑफ एविडेंस जो है अगेंस्ट हिम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई द अजम्पशन दैट कि उसको डिसमिस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा या फिर कंपल्सरी रिटायर इस तरीके से फ्रॉम सर्विस, और वेयर द डिपार्टमेंट लाइकली टू बी सो प्रोटेक्टेड, और जहां पर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी खींचेंगी दैट इट वुड बी चीपर टू द पब्लिक एक्सचेकर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, तो उस केस में आप कर सकते हैं। इन दीज केसेस द रेजिग्नेशन में बी एक्सेप्टेड विद विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द एचओडी, आपको उस केस में क्या करना है, बकायदा प्रॉपर आपको प्रायर अप्रूवल लेना है एचओडी का इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डर ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट, और मिनिस्टर का लेना है ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। प्रायर अप्रूवल बहुत जरूरी है, प्रायर अप्रूवल लेना है आपको एचओडी का, ठीक है, इन द केस ऑफ सी और डी, और मिनिस्टर का लेना है आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा कोई रिजाइन देना चाहता है ऐसे केसेस में, तो उनके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना होता है, ए और बी के लिए मिनिस्टर का और सी और डी के लिए एचओडी का। The resignation tendered by an official under suspension should not be accepted until all his accounts are adjusted. Yes, ये तो पक्की है कि resignation जो है under suspension should not be accepted until all his accounts are adjusted. A resignation become effective not merely when it is accepted by the authority concerned, but only when the officer is actually relieved of his duties. सिर्फ accept करने से नहीं होगा, not merely when it is accepted, but when the officer actually relieved of his duties. If an officer submit application for the withdrawal of the resignation, if an officer submits an application for the withdrawal of resignation before it has become effective, it is open to the authority. तो मान लीजिए वो विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी वो, ठीक है, तो इट इज ओपन टू द अथॉरिटी हु एक्सेप्टेड टू परमिट द विड्रॉल और रिफ्यूज द रिक्वेस्ट, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं उसको, परमिट भी कर सकते हैं उसको, या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। वेयर द रेजिग्नेशन हैज बिकम इफेक्टिव, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट द विड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन इज द पीरियड फॉर द डेट ऑफ रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव, मिनट बोलते हैं वेयर द रेजिग्नेशन हैज बिकम, रेजिग्नेशन जो है इफेक्टिव हो गया है, ठीक है, the appointing authority may permit the withdrawal of the resignation if the period from the date of resignation became effective from the date became effective and the date of resumption of duty does not exceed 90 days, otherwise sanction of government is necessary। क्या कहता है आपका, जहाँ पर जो है where the resignation has become effective, जहाँ पर रेजिग्नेशन भाई ले लिया आपका, रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो गया आपका, ठीक है, तो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है मे परमिट द विड्रॉल ऑफ द, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह रहे हैं यहाँ पर, अपॉइंटिंग मे परमिट द विड्रॉल ऑफ द रेजिग्नेशन if the period from the date of resignation become effective and the date of resumption of duty does not exceed 90 days। इन दोनों के रेजिग्नेशन और रिजम्पशन के बीच में 90 डेज का टाइम अगर नहीं बीता है तो उनको वो कर सकते हैं, अदरवाइज सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अदरवाइज फिर उस केस में गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पूछते हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है भैया, वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन दे सकते हैं क्या, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर आर्टिकल 56K, ठीक है, 56K, ठीक है, it shall be open to the appropriate authority to withhold permission to a government servant under suspension who seeks to retire under these, ठीक है, it will be open to the appropriate to withhold permission, ठीक है, to withhold permission रोक सकते हैं इसकी परमिशन, नहीं ले, ठीक है, where the notice requires acceptance by appointing authority may presume acceptance and the retirement shall be effective in terms of notice unless the government authority before the expiry of the period of notice, ठीक है। जहाँ पर where the notice of voluntary retirement given by the government servant, वॉलंटरी नोटिस रिटायरमेंट का कितने दिन का पीरियड होता है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट का यार
अब पेंशन में पढ़ा था ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का, वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक पीरियड होता है, कितने दिन का होता है? 3 मंथ्स का। हाँ जी, नॉट लेस देन 3 मंथ्स। नोटिस जो है कि नोटिस होता है ये 3 मंथ्स का होता है ये आपका। फिर द नोटिस ऑफ वीआरएस जो है गिवन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब कि क्लास ए की बात हो रही है। द गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग नोटिस में प्रिज्यूम एक्सेप्टेंस आफ्टर द रिटायरमेंट शैल बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द नोटिस अनलेस द गवर्नमेंट अथॉरिटी इशूज एन ऑर्डर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस पीरियड, मतलब 90 दिन से पहले पहले याद बता दें, वरना वो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जो है आपका वीआरएस ले सकते हैं आप। फिर द नोटिस जो है वीआरएस गिवन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस may presume acceptance and the retirement shall be effective, और वो effective भी हो जाएगी in terms of the notice unless the competent authority issues an order, ठीक है। और grant of leave during suspension, में छुट्टी ले सकते नहीं ले सकते, छुट्टी छुट्टी का मतलब आपको पूरी पेमेंट मिलेगी, प्रोहिबिट है ना भाई, आर्टिकल फंडामेंटल FR 55 प्रोहिबिट द ग्रांट ऑफ लीव टू गवर्नमेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, रिटायरमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मना किया है, अब आप रिटायरमेंट पूछ रहे हैं। देखिए 56K बोलता है, जिसमें आपका 56K जो वीआरएस जो है दैट इज ओपन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ओपन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन हिज ओन अकॉर्ड और अनअटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, in the case of government servant in group and group based service or post who has entered service for attaining the age of 35 years by giving the appropriate authority a notice not less than 3 months in writing। ये थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, इसके अंदर एक बार देखना ये पड़ेगा, लेकिन येस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस डाइजेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ था सस्पेंशन से रिगार्डिंग इसमें, बहुत अच्छी है आई वुड से, ठीक है। आप चाहें तो स्वामी की जो डाइजेस्ट है बहुत अच्छी है, आप कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी कुछ सस्पेंशन जो है कवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ लेंगे तो शायद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बात करते हैं आगे। यस, यहाँ पर थे हम, रिटायरमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन, कब वीआरएस की नहीं थी, रिटायरमेंट की बात हो रही है। बोलता है अंडर क्लोज 56K इट इज ओपन टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन हिज ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से कर सकते हैं ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55, 55 साल के जब वो हो जाते हैं, ठीक है, वीआरएस ले सकते हैं। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस में है, और पोस्ट हु हैज एंटर्ड सर्विस, who has entered service before attaining the age of 35 years, 50 years, 55 years, 50 years in the case of government servant group A, and group B post who has entered service before attaining the age of 35 years, before attaining। अच्छा, कि यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं कि वो जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, 55 की साल में जो है ले सकते हैं रिटायरमेंट, कौन 55 की साल में कौन रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिन्होंने 50 ईयर्स इन द केस ऑफ, अच्छा ग्रुप ए के केस में क्या रहा है, 50 ईयर्स है, 50 साल है गवर्नमेंट ग्रुप में, और ग्रुप बी में एंड ग्रुप बी दोनों के लिए, ठीक है। हु हैज एंटर्ड सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 30, जो कि 35 साल से पहले पहले आ गए थे ना, 35 से पहले पहले आ गए थे जो सर्विस में, वो जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो कम से कम 15 साल की सर्विस करने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं 50 ईयर्स इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट, जिन्होंने सर्विस के अंदर आ गए थे बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स से जो पहले पहले आ गए थे, बाय गिविंग द अप्रूविंग अथॉरिटी नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स का नोटिस देंगे। अंडर रूल 48 CCS 19 पेंशन रूल 1972, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस मे एट एनी टाइम रिटायर फ्रॉम सर्विस वॉलंटरली बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू दी, जिन्होंने 30 ईयर्स की कर ली, रूल 48 कहता है कि जिन्होंने 30 ईयर्स की सर्विस कर ली क्वालिफाइंग सर्विस में
एट एनी टाइम रिटायर फ्रॉम, वो कभी भी, मे एट एनी टाइम, कभी भी जब मर्जी चाहे रिटायर हो सकते हैं फ्रॉम सर्विस वॉलंटियर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एटलीस्ट 3 months का एक नोटिस देके before the date on which he wishes to retire. In the case of government servant under suspension, the right to retire voluntarily under the provision of these rules is also subject to the prior approval of the appointing authority, which the authority who has the power to make subsequent appointments to the post or service wants to retire. The right, अच्छा यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन करेगा यहाँ पे अंडर सस्पेंशन सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, की अथॉरिटी विच हैज द पावर टू मेक सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट्स, किस केस में, टू द पोस्ट और सर्विस फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू रिटायर, जिस सर्विस से वो चाह रहे हैं ना, जिस सर्विस से वो रिटायर होना चाह रहे हैं, जिस भी पोस्ट से, वो पोस्ट जो है वो अथॉरिटी कंपिटेंट होनी चाहिए उस पोस्ट को, मतलब कोई दूसरा बंदा लाने के लिए, मतलब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है रिटायर हो रहा है एज ए ग्रुप बी में, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप ए में जाके रिटायर हो रहा है, ग्रुप ए में अगर जाके रिटायर होता है तो वही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, तो उनको, मतलब वही अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी जो उनको वहाँ पर ग्रुप ए की पोस्ट का बंदा ला सकती है, ठीक है। The right conferred on the appropriate authority can be exercised even if a government servant is present after giving the notice for return, ठीक है। The right जो है ये आपका conferred on the appropriate authority can be exercised, yes ये किया जा सकता है, even if a government servant is placed under suspension after giving the notice for retirement, ठीक है? If a government servant under suspension attains the age of superannuation, 60 साल होता है, before the termination of department, he should be provisionally pensioned off, तो उसको provisionally pension देनी है आपको। He will cease to draw subsistence allowance but will be paid only provisional pension दी जाएगी इस केस में, ठीक है। The provisional pension payable will not exceed the maximum pension which would have been admissible on the basis of his qualifying service up to the date immediately preceding the date when he was placed under suspension. No gratuity will however be paid to him until his completion of provision. तो कोई ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी, प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी इस केस में, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मान लीजिए कोई सुपर एनुएट होता है, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सुपर एनुएट होता है, इन द केस ऑफ अंडर सस्पेंशन, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन है उस टाइम पे सुपर एनुएट होता है, तो बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और कॉर्पोरेशन ही शुड बी प्रोविजनली पेंशन ऑफ, उसको प्रोविजनली जो है पेंशन दे देनी है और उसकी कोई ग्रेचुटी भी नहीं देनी है उसकी, ठीक है। एंड ही विल सीज टू ड्रॉ सब्सिडेंट अलाउंस की जगह पर उसको पेंशन मिल जाएंगी, एंड बट दैट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पेंशन व्हिच वुड हैव बीन एडमिसिबल ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट, ठीक है। कहाँ तक, which would have been admissible on the, उतनी ही देनी है, on the basis of his qualifying on the basis of his qualifying service up to the date, किस डेट तक, immediately preceding the date on which he was placed under suspension, उससे उससे पहले तक ही पेंशन बनानी है आपको, और वो भी उसमें भी प्रोविजनली, ठीक है। काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन, कैसे आप काउंट करते हैं को, टाइम पास बाय गवर्नमेंट सर्वेंट under suspension pending inquiry into his conduct will count as qualifying service. Time passed by a government servant under suspension pending inquiry into his conduct will count as qualifying service where on conclusion of such inquiry if he is fully exonerated, ठीक है। In other cases the competent authority should be appropriate whether and to what extent the period will count as qualifying, वो उस ऑर्डर के अंदर लिखा जाएगा अदरवाइज, ठीक है। और जो है इसमें आपका वेदर स्पेसिफिक एंट्री सर्विस बुक, ये आपको स्पेसिफिक एंट्रीज ये करनी है इन द सर्विस बुक टेकन नोट एट द टाइम ऑफ रैंकिंग क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, ठीक है। वो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पेंशन, पेंशन के क्या इफेक्ट आते हैं आपके ऊपर, पेंशन अगर आप सस्पेंड, देखो तो प्रोविजनली आपको पता चली गया, देखो इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ व्हाइल इन सर्विस हैव बीन सस्पेंडेड हैड बीन रीइंस्टेटेड, तो उसको रीइंस्टेट कर दिया है विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस, इमोलमेंट्स पूरी फैमिली को दे दिया जाएगा, द इमोलमेंट्स व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन सस्पेंडेड शैल बी इमोलमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 33, ठीक है। वो तो मिलेंगे उसको, एंड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर ऑन द एवरेज इमोलमेंट्स, यस दिस इज विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, even though the competent authority may allow reduced quantum of pay and allowances for a period of success, okay? The full amount of pay which the government servant would have got had he not been under suspension will count as emolument, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या, ये कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट से पहले, और डेथ व्हाइल इन सर्विस, क्या हैविंग बीन सस्पेंडेड, अभी वो सस्पेंडेड था लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही वो सस्पेंड थे, अभी सस्पेंडेड चल रहा है, उसके दौरान जो है वो, ठीक है, had been reinstated without reference
retirement or death while in service having been suspended had been reinstated without forfeiture। इसमें क्या आया उस केस में आपको जब अगर मान लीजिए कोई बंदा इस तरह से डेथ कर जाता है, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस, तो उसके जो है वो विदाउट फॉरफीचर ऑफ विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस, ठीक है। emoluments which he would have drawn he had even suspended will be the emoluments for the purpose, ठीक है। इवन दो द कंपेटेंट अथॉरिटी, और उसके ऊपर कोई भी इमोल्यूमेंट जो होंगे ऐसे होंगे जैसे कि वो सस्पेंड हुए नहीं थे, वो वाले इमोल्यूमेंट्स काउंट किए जाएंगे पेंशन के लिए। इवन दो द कंपेटेंट अथॉरिटी मे अलाउ रिड्यूस क्वांटम ऑफ पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, द फुल अमाउंट ऑफ पे जो है, हालांकि उस टाइम पर उनको सस्पेंशन आदि दिया गया था, लेकिन जो फुल अमाउंट ऑफ पे जो है द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव गॉट हैड ही नॉट बीन अंडर सस्पेंशन विल काउंट एज इमोल्यूमेंट के लिए वो काउंट किया जाएगा। The difference between the subsistence allowance and the emoluments which would have been drawn had not been suspended is not treated as increase in pay, which does not form part of his emolument refund, ठीक है। तो the difference between his subsistence allowance, जो भी उसका subsistence allowance था, और the emoluments which would have been drawn had not been suspended is not treated as increase in pay, उसको increase in pay नहीं माना जाएगा, ठीक है, which does not form part of his emolument, ठीक है। तो उसको वो मतलब उससे वो ये कह रहे हैं कि इसको आप इंक्रीज इन पे नहीं मानोगे, जब अगर कोई बंदा एक्सपायर कर जाता है तो सब कुछ माफ़ करके उसको बस जितनी भी उसकी सैलरी बन रही थी वो उसको दे दी जाएगी। इफेक्ट ऑफ लीव इनकैशमेंट, किसका, सस्पेंशन का लीव इनकैशमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लीव इनकैशमेंट पर सस्पेंशन में है अगर कोई बंदा लीव इनकैशमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। while under suspension is retired from who while under suspension is retired from service, अच्छा अच्छा रिटायर हुए, पूरा बताइए ना भाई, काउंटिंग ऑफ पीरियड सस्पेंशन, तो बोलता है जब भी अगर कोई पर्सन अंडर सस्पेंशन इज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, तो रिटायर हो गया सर्विस से ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरविजन बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो कंपनी टू ग्रांट लीव मे विदहोल्ड होल और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्न लीव इन व्यू ऑफ पर्सन सम मनी रिकवरेबल हो सकता है, तो इसलिए उसको रोक लेंगे। डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन, सब कुछ माफ कर देंगे इसके। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अंडर सस्पेंशन डाइज, सच प्रोसीडिंग वुड टर्मिनेट एंड अबेट by reason of death. The period between the date of suspension and the date of death will be treated as duty for our purposes, providing as provided in FR 54B. His family will be paid full pay allowances had he not been suspended for family planning, death gratuity, engagement, सब कुछ मिलेगा। फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेचुटी, एनकेशमेंट ऑफ लीव सब कुछ मिलेगा। टर्मिनेशन ऑफ लीव की बात करें, इट विल बी ओपन टू कम्युनिटी, टर्मिनेट कर सकते हैं अंडर रूल 5 the services of a temporary, अच्छा temporary government servant की बात करें while he is under suspension, so that it would be open to the competent authority to terminate under rule 5 of the CS temporary rule 96 the service of a temporary government servant who is under suspension, be open to the government to the competent authority to terminate the service of a temporary government who is under suspension. Full pay and allowances for the month of notice has to be paid, which could be done only if the officer was treated as not being under suspension. It is necessary to revoke the order of suspension. Number 5. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात कर रहे थे अभी हम। बोलता है इट वुड बी ओपन टू द कंपेटेंट अथॉरिटी टू टर्मिनेट अंडर रूल 5। आई थिंक हमारा जो ये हो गया ना, इसको आई वुड ट्रीट दिस एज पार्ट 1, और ये जो नेक्स्ट वाला है हालांकि है तो बहुत छोटा सा, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्रेक एंड आई विल do this in another video starting from 25. With this, thank you so much. I'll consider this as part 1 and rest of this will be considered done in the part 2.